हेलो बच्चों, तो चलिए माइंड मैप सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इसका नाम है सेंटर ऑफ मास। माय नेम इज सलीम अहमद और अगले 1 घंटे के अंदर ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर को शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, बेस्ट कंटेंट वाइज इफेक्टिवली कम से कम समय में इसको अच्छे से रिवीजन कर सके। क्योंकि मेरे भाई ये चैप्टर ऐसा है जिसके बारे में किसी भी बच्चे से पूछोगे या तो वो ये बोलेगा कि सर समझ में नहीं आया था जब पढ़ा था हम लोगों ने, या फिर ये बोलेगा कि सर बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही फोड़ू चैप्टर है। क्योंकि इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो कुछ याद नहीं रखना पड़ता और दूसरी बात ये स्कोरिंग है। शायद आपको ये बात अजीब लग रही होगी, लेकिन यस, किसी आप अच्छे बच्चे से पूछना वो यही बात बोलेगा कि यस सर सेंटर ऑफ मास एक बहुत ही स्कोरिंग टाइप का चैप्टर है। क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम सवाल, अगर सपोज मैं मान के चलूं कि 10 सवाल सपोज आए तो 10 में से 7 से 8 सवाल होने वाले होते हैं। बस तुम्हें देखना चाहिए वहां पर, आपको बस जिस चीज में आपको फोकस करना होता है वो होती है थोड़ी सी कैलकुलेशन और थोड़े से बेसिक कंसेप्ट। ज्यादा नहीं है इसमें, थोड़े से बेसिक कंसेप्ट है। जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है ये बात समझ रहे होंगे, ज्यादा नहीं है, थोड़े से बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन यहां पर इस चैप्टर से पूछे गए हैं, चाहे वो जे मेंस हो चाहे वो जे एडवांस हो, वहां पे सेम पैटर्न के डाटा को थोड़ा चेंज कर करके बार बार हमारे सामने रिपीट होते रहते हैं। ठीक, तो चलिए अभी शुरू करते हैं इस चैप्टर को, आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही शानदार वाला चैप्टर है। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर शुरू करने से पहले शायद आपको इससे पहले एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स आपने पढ़ रखा होगा, जिसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होगी। बेसिक हाई फाई लेवल की उम्मीद नहीं है, लेकिन सपोज एग्जांपल के तौर पे आपने बेसिक इंफॉर्मेशन भी नहीं ली है तो माइंड मैप सीरीज मेरे भाई चल रही है, इस चीज का फायदा उठाओ। है पुरानी प्लेलिस्ट पे जाओ और वहां पर जितने भी आपके हर एक चैप्टर्स के, चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का हो, जो भी लेक्चर्स आपको दिए गए हैं वो एक बार रिवीजन कर लो। ठीक, कम से कम इस चैप्टर में ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट 5 से 10 मार्क्स तो तू खींच ही दे। हमारी बात 5 से 10 मार्क्स की। अगर सपोज कोई भी सवाल आता है तो यस, 1 घंटे में कोई ऐसा जादू तो मैं कर नहीं सकता कि भाई पूरा 15 दिन का चैप्टर पढ़ा दूं। ठीक, लेकिन हाँ ये कोशिश जरूर कर सकता हूं कि हाँ मेजॉरिटी वाला पार्ट हम लोग क्या करें, यहां पे रिवाइज कर ले। ठीक, तो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक सेंटर मास से पहले हम लोगों ने जितनी फिजिक्स पढ़ी थी, उस पूरी फिजिक्स में हमने पूरी बॉडी को एक पार्टिकल मान के चला था। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कंप्लीट चैप्टर 1 आवर। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा, हमने एनएलएम पढ़ा, हमने फ्रिक्शन पढ़ा, हमने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा, हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा। इन सारे चैप्टर में हमने बॉडी को एक पॉइंट मास मान के एज्यूम किया था। सब पॉइंट मास का मतलब यह था कि मस्त बेवकूफ बनाया गया एक तरीके से। ठीक, मैं बोलूं भैया ब्लॉक है, बता एमजी किधर लगाएगा, तुम कहना कहीं भी लगा दो सर, क्यों, बिंदु है। ठीक, तो जो रियल फिजिक्स हमारे सामने जो हमको दिखती है रियल लाइफ में, हमको रॉड है तो रॉड चमकती है वो। ठीक, अगर कोई स्फेयर है तो स्फेयर चमकता है वो। ठीक, अगर सपोज एग्जांपल की तरह सॉलिड सिलेंडर है या होलो कोन है, वो सब जो एक्चुअल बॉडी है वो हम कायदे में उसको कंसीडर करते हैं सेंटर ऑफ मास और रोटेशन में आके। ठीक, मतलब सर वर्क पावर एनर्जी तक जो भी हमने फिजिक्स पढ़ी है वो पूरी फिजिक्स पढ़ी है, हमने बॉडी को पार्टिकल मान के फिजिक्स पढ़ी है, जो कि ऑब्वियसली रियल नहीं है। क्योंकि ऑल दो पार्टिकल्स होते हैं, ये तू भी समझता है कि रेत का कण ले ले थोड़ा सा, इस लाइक ए पार्टिकल, या किसी बॉडी को बहुत दूर से ऑब्जर्व करेगा तो इट विल बी बिहेव लाइक ए पार्टिकल। लेकिन जो रियल लाइफ की फिजिक्स के बारे में बात करें, जिसमें तुझे सर्किल दिखेगा, तुझे पहिया रोल करता हुआ दिखेगा, तुझे गाड़ी के पहिए भी रोल करते दिखेंगे, तुझे स्फेयर दिखेगा, तुझे सीआरटीएम करता हुआ दिखाई देगा, वो जो रियल लाइफ की फिजिक्स है मेरे भाई, वो स्टार्ट होती है यहीं से। तो सेंटर ऑफ मास और रोटेशन दोनों भाई भाई कह ले। इनफैक्ट 2 चैप्टर नहीं है, तू एक ही चैप्टर समझ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए सेंटर ऑफ मास चैप्टर को अगर वक्त मिले तो आप अपने पुराने नोट्स या जहां से भी आपने पढ़ा है अच्छे से उसको रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं और इससे क्वेश्चंस बनते हैं। और रोटेशन तुझे कितना अच्छा समझ में आया है वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि तूने सेंटर ऑफ मास कितने अच्छे से पढ़ा है। जिस बच्चे का सेंटर मास उड़ जाता है वो रोटेशन उड़ जाता है उसका। ठीक, तो बेसिकली ये यहां पर कहानी है। तो इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं भाई साहब, यहां की जो एक डेफिनेशन होती है कि सेंटर मास होता क्या है। हमने 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, सो सेंटर मास इज ए पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड दैट पॉइंट। तो मैं आपको बता दूं कि ये डेफिनेशन मेरे भाई है गलत। ये कैसे हो गया? अरे सर 9th क्लास में तो ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेंटर मास इज ए पॉइंट वेयर होल मास इज सपोज्ड टू बी कंसीडर्ड दैट। इनफैक्ट काफी सारी किताबों में भी लिखा होता है, काफी सारी किताबों में अभी भी लिखा होता है कि स्टार्ट होगा सेंटर मास, ये डेफिनेशन स्टार्ट होगी। तो बोले सर ये डेफिनेशन भी गलत कैसे हो गई है सर?
ठीक, तो बेटा इसके लिए तो पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा कि क्यों डेफिनेशन ये गलत हो गई है। सच बात ही है, ये डेफिनेशन कहीं कहीं सही होती है और ये डेफिनेशन कहीं कहीं गलत होती है। ठीक, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा तो ओवरऑल तो इसको गलत ही बोलेगा। कहां कहां सही होती है, कहां कहां गलत होती है, इसके लिए तो तुझे लेक्चर देखना पड़ेगा। तो सुन मेरी बात, देख मैकेनिक्स की सबसे अच्छी बात यह, मैकेनिक्स नॉट ओनली द मैकेनिक्स, फिजिक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग डेफिनेशन पे खेलते हैं। आप चीजें डिफाइन करो और उसके बाद फिर अपन अपना दिमाग लगाते हैं। अगर ये डेफिनेशन सही है तो मैं तुझे 2-3 एग्जांपल ऐसे दूंगा कि तू खुद रियलाइज करेगा कि हां सर आप सही कह रहे हो, ये डेफिनेशन गलत है। ठीक सर, गलत का मतलब डेफिनेशन हमेशा गलत नहीं है। कायदे में डेफिनेशन कहीं कहीं सही होती है, कहीं कहीं गलत होती है। तो सर वो कौन कौन सा एग्जांपल है? तो मेरे भाई उसके लिए तो तुझे पूरा चैप्टर, पूरा जो 1 घंटे का आर्टिकल है वो देखना पड़ेगा। बीच बीच में मैं बताता रहूंगा और इसके साथ साथ जो है कायदे में तो जब रोटेशन और सेंटोमास जब दोनों चैप्टर पढ़ लेते हैं कंबाइन करके, तब हमें रियलाइज होता है कि वहां गलत थी और वहां सही थी। तो ओवरऑल अगर ये स्टेटमेंट बोला जाएगा तो कोई चीज अगर कहीं गलत हो गई है, एक जगह नहीं कम से कम 4-5 जगह अगर गलत हो गई है तो फिर आपको गलत ही बोलोगे ना उसको। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। जैसे कि मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहला एग्जांपल जो शायद तुझे एकदम समझ में आ जाए कि डेफिनेशन क्यों गलत है, कि मैं बोलूं यार सपोज हमारे पास एक डिस्क जिसको मैंने यहां पर हिंज करके इसको ओमेगा से नचा दिया। ठीक है भाई, सब नचा दिया। अब अगर मैंने इसको ओमेगा से नचा दिया तो तू ये सर्कुलर मोशन में देख चुका है कि अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है। ठीक, अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है। तो मैं तुझसे पूछूं कि इस हरे वाले पार्टिकल की और इस गुलाबी वाले पार्टिकल की वेलोसिटी बता दे, तो शायद तूने पढ़ा होगा सर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, इसको अगर मैं कनेक्ट करूं तो इस तरफ v इक्वल टू आर ओमेगा, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, इसको इधर कनेक्ट करूंगा तो v इक्वल टू आर ओमेगा। अलग अलग पार्टिकल का आर अलग अलग है तो उनकी वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, स्पीड भी अलग अलग होगी। मैं अगर तुझसे एक सवाल पूछूं, यार ये बता इस हरे वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बता, तो तू बोलेगा सर हाफ एम बी स्क्वायर। फॉर्मूला पता था जी सर, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। मैं बोलूंगा चल इसकी बता दे क्या होगा, तो बोलेगा सर हाफ एम बी स्क्वायर। तो मैं अगर बोलूं कि मुझे पूरी डिस्क की टोटल काइनेटिक एनर्जी बता, तो तू बोलेगा सर एक काम करो सर, एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालो, दूसरे की निकालो, तीसरे की निकालो, चौथे की निकालो, पांचवें की निकालो, सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालो और उसको ऐड कर दो। बिल्कुल करेक्ट है यार, कोई गलत नहीं यहां पर। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कितने सारे पार्टिकल है बताइए जरा। तो कहेगा सर इनफाइनाइट। मैंने कहा तो अगर इनफाइनाइट चार्ज, अगर इनफाइनाइट यहां पर पार्टिकल्स हैं और सबकी अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी एक पॉजिटिव संख्या होती है, तो तू इतनी बात बता दे, बहुत सारी पॉजिटिव संख्याओं को अगर तू जोड़ेगा तो इसका मतलब क्या उनका सम कभी 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 नहीं होगी? और रोटेशन में तूने पढ़ा था कि ये फिक्स एक्सिस रोटेशन का सवाल है, इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये तूने पढ़ा था भाई। ठीक, फिक्स एक्सिस रोटेशन में हम लोग रोटेशन में पढ़ते हैं कि भैया इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, जहां आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस। मैं सेंटर ऑफ मास और रोटेशन का हल्का फुल्का मिक्स करके बोल सकता हूं ना, बोलना पड़ेगा मुझे। ठीक, और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपने हल्का फुल्का पढ़ भी रखा होगा। सेंटर ऑफ मास रोटेशन आप अलग अलग चैप्टर ना समझे, आप एक तरह से एक ही चैप्टर समझे। तो मुद्दे की बात यह है कि सर इस डिस्क की काइनेटिक एनर्जी तो 0 नहीं आई, ये तो मेरी बात समझ में आ गई, परंतु अगर मैं बोलूं कि ये डेफिनेशन अप्लाई कर, तो ये बता इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? तो बोलेगा सेंटर ऑफ मास तो डिस्क का बीचों बीच में होगा। मैंने कहा तू बता सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है? आप बोलोगे सर सेंटर ऑफ मास पे आपने किल ठोक दी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो गई यहां पर। मैंने कहा करेक्ट। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि पूरे मास को उठा के अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे रख दूं या पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पे ज्यूम कर लूं, तो फिर तो काइनेटिक एनर्जी 0 दे देगा। और तूने काइनेटिक एनर्जी 0 दे दी, जबकि 0 है नहीं। इसका डेमो देख ले। सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे आईपैड है और मैं इसको नचा देता हूं उंगली पर, सपोज मेरी उंगली के ऊपर सेंटर ऑफ मास है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अलग अलग पार्टिकल की अपनी अलग अलग वेलोसिटी है, अलग अलग पार्टिकल की अपनी अलग अलग स्पीड है। मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछूंगा इस आईपैड की, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आईपैड की 0 नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ मास देख मेरी उंगली के नीचे अप्रोक्सीमेटली रेस्ट पर है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। तो अगर ये डेफिनेशन मैंने लगा दी, मैंने बोला भाई साहब मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए एक काम कर रहा हूं, पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम कर लेता हूं और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वहां से हाफ एम बी स्क्वायर निकाल लेता हूं। तो अगर तू वहां पे देखेगा तो सेंटर ऑफ मास तो भाई रुका हुआ था, और रुका हुआ था तो काइनेटिक एनर्जी 0 मिल गई, जबकि काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है। इसका मतलब सर अगर आप काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो डेफिनेशन हो जाएगी गलत। पहली गलत बता दी तुझे। अब दूसरा गलत देख, तूने पढ़ा होगा इसमें रोटेशन में जब स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काफी बच्चों को मैंने क्लास में गलती करते देखा है, ऑफलाइन क्लास में। क्या तुझे इतना पता होगा कि सर अगर ये रॉड है और रॉड को यहां पर सपोज मैंने हिंज कर दिया और
घुमा दिया इसको ऐसे ओमेगा से, तो सर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1 एंड के अबाउट, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सर I बराबर होता है ml²/3। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब काफी बच्चे क्या करते हैं, वो काम करते हैं सर एक काम करो, मैंने कहा क्या, कि सर इसको ना पूरी रॉड को ना इसके सेंटर ऑफ मास पे मास एज्यूम कर लो, पॉइंट मास बना के यहां पे रख दो। ठीक, मैंने कहा फिर, बोले सर फिर अब बताओ सर इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी होगी L/2, तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दूंगा, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हुआ करता था, तो मैं लिख दूंगा m इंटू L/2 का होल स्क्वायर, दैट मींस ml²/4। मैंने कहा गजब टोपीबाज आदमी है भाई तू तो है, अगर तूने ये कर दिया तो आंसर ही गलत लगा दिया, और अगर ये अप्लाई कर दिया तो जब मैंने आईपैड घुमाया था वहां भी अप्लाई कर दे, तो वहां कैसे। मैंने कहा तो खुद बात बता, तू इतना बता दे, मैं एक बार फिर से आईपैड घुमाया, आईपैड छोड़ना, तू यहीं पे देख ले कि सर यहां पे जब डिस्क को घुमाया था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सर mr²/2। मैंने कहा बढ़िया, फिर और सेंटर ऑफ मास कहां पर है, बिल्कुल बीचों बीच में, तो टोटल मास अगर तूने सेंटर ऑफ मास पे ही कंसेंट्रेट कर दिया तो पॉइंट मास अगर उसी जगह पर तूने रख दिया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो जाएगा। तो भाई साहब एक तरफ तू अपनी डेफिनेशन अप्लाई करके आंसर 0 दे रहा है, और जबकि सही मायने में मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होगा इसका, तो इसका मतलब तूने ये डेफिनेशन अप्लाई करके गलत जवाब तो दे दिया ना। हाँ सर गलत जवाब तो दे दिया, तो मैंने कहा इसलिए डेफिनेशन जो है इन दो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो सर सही कहाँ होगी, मैंने कहा ये बात करी ना तूने, सही कहाँ होगी। तो इसके लिए बेटा एक काम करो, अभी लेक्चर को थोड़ा देखो, अभी तो शुरुआत हुई है, ठीक, थोड़ा मजा ले चैप्टर का, जब मौका मिला है एक बार तमीज से पढ़ने का तो एक बार अच्छे से एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। तो बेसिकली ये बात हमें समझ में आ गई, डेफिनेशन कहीं कहीं सही है कहीं कहीं गलत है। अब आते हैं हम लोग अपने सेंटोमास के चैप्टर पर। ठीक है सर। तो भाई साहब मुद्दे की बात ये है, थोड़ा सा मैं अभी एग्जाम रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो जाऊंगा। रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब क्वेश्चंस भी बनना बहुत जरूरी है एग्जाम में, जब सवाल बनते हैं तभी मजा आता है पढ़ने का, सवाल नहीं बनते तो वही मन करता है मार फेंको, मार चैप्टर को छोड़ दे, एक बार मैं नहीं पढ़ना इस चैप्टर को। तो भाई साहब चैप्टर सेंटर ऑफ मास को हमने कुछ तोड़ा है काफी छोटे छोटे टुकड़े में। जैसे सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। ठीक है भाई साहब, क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास होता कहां है। मेरी बात ध्यान से सुनना, पूरे चैप्टर को अगर तू सुकून से देखेगा ना, जिस बच्चे ने पूरा अच्छे तरीके से सेंटर ऑफ मास पढ़ रखा है, तो वो इस बात को बढ़िया तरीके रियलाइज करेगा कि हाँ सर शायद इसी तरीके से ही हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी, जबकि हमको उस वक्त पता नहीं था कि ऐसे पढ़ी थी। क्या, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास होता क्या है, उसके बाद सर सेंटर ऑफ मास होता कहां है, ये अपना अलग आर्टिकल है सेंटर ऑफ मास होता कहां है। उसके बाद कि सर सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होगा, मुझे सेंटर ऑफ मास कैसा दिखेगा, अगर भाग रहा है तो कैसा दिखेगा, क्या उसकी वेलोसिटी होगी, क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो सर अगर उसके बाद हम अगले पार्ट पे चलते हैं कि सिस्टम पर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हुआ तो क्या होगा। ठीक सर, हाँ न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से नेट फोर्स अगर 0 होता है तो हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, देन मोमेंटम ऑफ द, या मास कांस्टेंट नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व। तो पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, तो इस पे तेरे बहुत सारे सवाल बनकर तैयार हो जाते हैं। ठीक, जिसमें इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम करना होता है, और देसी भाषा में भैया इसको मोमेंटम कंजर्वेशन बोलते हैं, ये तुझे पता होगा। ठीक, उसके बाद जब ये चैप्टर एक तरीके से इसके अंदर घुसता है, जब पी इनिशियल बराबर पी फाइनल हम लोग करते हैं तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिकल्स आते हैं जिसमें कोलिजन है, कभी इलास्टिक कोलिजन होगा, कभी इनइलास्टिक कोलिजन होगा, कभी टेढ़ा वाला ऑब्लिक कोलिजन होगा, कभी चिपका चिपकी हो जाएगी, चिपका चिपकी मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जिसमें ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। और वहीं पर हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ खेलते हैं, सारी फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी तूने सीखी अभी तक, जैसे मोमेंटम हो गया, जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गया, इंपल्स हो गया, इंपल्स के साथ भी खेलते हैं वहां पर। तो तब मजा तो तब निकल के आता है जब सबके साथ अपन वहां पे खेलते हैं। मैं कोशिश जरूर करूंगा एक आध सवाल उठा के उन सबके साथ खेलने की, ताकि थोड़ी सी फील वहां पर आ जाए। और जब फिर कोलिजन वाला आपका समाप्त होता है तो फिर थोड़े से सेंटर ऑफ मोशन पे 2-3 डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस और आते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तब जाके चैप्टर जो है हमारा सेंटर ऑफ मास क्या होता है, समाप्त होता है। क्लियर है? तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास सर होता कहां है, इससे पहले ये जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। तो देख यार 1 घंटे का लेक्चर है हमारा, बेसिकली ये समझने के लिए कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, रोटेशन और सेंटर ऑफ मास दोनों को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं अगले 2-3 मिनट में, अक्सर तूने देखा होगा रोटेशन पढ़ने से पहले सेंटर मास के दौरान कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि मोशन को मैं 3 प्रकार से मैं यहां पे तोड़ रहा हूं। कि उनसे 3 प्रकार, सबसे पहला कि सर अगर एक ये बॉडी है, ये एक रॉड है, रॉड में हर बंदे की वेलोसिटी आगे की तरफ v है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं प्योरली ट्रांसलेशन मोशन। समझ में आ रही है? हर बंदे की वेलोसिटी आगे की तरफ कितनी है भाई साहब, v है। और अगर इस रॉड को मैं यहां पे कील ठोक के ऐसे नचा दूं ओमेगा से, ठीक, मैंने यहां पे कील ठोक दिया पटाख से, उसको नचा दिया वहीं पर,
ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन, या यहां पे लिख देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं प्योरली ट्रांसलेशन मोशन, और इसको बोल देता हूं या तो प्योरली रोटेशन मोशन या फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन। ये हम लोग रोटेशन में पढ़ते हैं, तुझे याद होगा यहां पर पढ़ते थे काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। फिक्स एक्सिस रोटेशन में टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है, टॉर्क एक्सिस का अबाउट निकालते हैं, आई एक्सिस के अबाउट लेते हैं। ये सारी चीजें साइड बाय साइड में रिवाइज कराता रहूंगा। ओनली मैं सेंटर ऑफ मास चैप्टर है, बात सेंटर ऑफ मास पे नहीं करूंगा, पूरी मैकेनिक्स पे बात करने की कोशिश करूंगा, तभी तो मजा है पढ़ने का। ठीक है, तभी तो पढ़ने का मजा है ना। मैं केवल एक ही चैप्टर पढ़ा दूंगा, भैया देख इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें, तो वो मजा नहीं है। अब तू अपना टाइम अगर देख रहा है, दे रहा है, लेक्चर को पूरे तरीके से देख रहा है, तो भाई मेरा भी फर्ज बनता है कि उस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन निकल के आना चाहिए। तो इस एग्जांपल को मैं बोलता हूं क्या, प्योरली ट्रांसलेशन मोशन। ये तेरा क्या हो जाएगा, प्योरली रोटेशन मोशन। तो उसको ऐसा देख, सपोज ये पेन है, इस पेन को मैं ऐसे 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 घुमाऊं कि हर बंदे की वेलोसिटी, स्पीड तो है ही लेकिन वेलोसिटी हर बंदे की सेम है, तो उसको मैं बोल दूंगा प्योरली ट्रांसलेशन मोशन। और अगर इसको मैं इस तरीके से एक्सिस फिक्स करके रोटेट कर दूं, तो उसको मैं क्या बोलता हूं भाई साहब, प्योरली रोटेशन मोशन या फिक्स एक्सिस मोशन। और अगर सपोज ये दोनों मोशन में एक साथ करवा दूं और मैं तुझे ऐसा बोलूं कि सपोज इसको मैंने आगे फेंक के भी मारा और इसको घुमा भी दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये रहा, देख भाई साहब, ये रहा एग्जाम्पल, जो ऊपर की तरफ फेंक के मारा, मैंने इसको ऐसे फेंक के ही मारा और ये नीचे भी गिरा, मतलब ये जा भी रहा है और ये घूम भी रहा है। इस मोशन को मैं बोल देता हूं CRTM, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंटर ऑफ मास कहां गया इसमें, मैंने कहा सुन मेरी बात, अगर मैं CRTM का एग्जाम्पल लूं, ऐसा CRTM का एग्जाम्पल जिसमें मैं एक्सिस वहां पर फिक्स नहीं है, पहली बात बता दे, एक्सिस फिक्स नहीं है, तो मुझे इतना बता दे, क्या यहां पर अलग अलग बंदे की वेलोसिटी अलग अलग है? हाँ सर। मैं अगर तुझसे सपोज इस पार्टिकल के बारे में, इस हरे वाले पार्टिकल के मोशन के बारे में पूछूंगा ना, कैसा मोशन होगा, तो तू बोलेगा सर ये हरा वाला पार्टिकल आगे भी जा रहा है क्योंकि पूरी की पूरी रॉड आगे जा रही है, और सर ये हरा वाला पार्टिकल जो है ये घूम भी रहा है। बात तो सही है। मैं फिर से देखो, एक बार दिखा रहा हूं। सपोज ये पेन है, इसको मैं फेंक के ऊपर मारता हूं, तो किसी एक पॉइंट पे फिक्स कर देना, सपोज ये वाला, इधर वाला पॉइंट पे फिक्स कर दे, तो तू देखेगा कि वो उसका मोशन कुछ ऐसा है। ठीक, इसका मतलब उसका ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है और किसी पॉइंट के बाद रोटेशन मोशन भी हो रहा है। तो मैं तुझे ऐसा बोलूं कि तू ऐसा पॉइंट बता दे जो ओनली ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है इस एग्जाम्पल में, जिसकी एक्सिस फिक्स नहीं है। हमारी बात, सर एक्सिस फिक्स क्यों नहीं कर रहे हो आप? ये अच्छे बच्चे समझ गए होंगे मैं क्यों कहना चाह रहा हूं। देसी भाषा में अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने प्योरली फ्री टू मूव वाला CRTM मोशन करा दिया, ये वाला जिसमें ये ऊपर जा रहा है, इसमें तुझे एक पॉइंट ऐसा दिखाई दिया होगा जो केवल ऊपर गया होगा और फिर नीचे आया होगा। यकीन नहीं आ रहा हो तो देख ले, वो पॉइंट शायद इस सफेद वाले पॉइंट पर ही होगा। इस टाइप से ऊपर गया और नीचे आया, चेक कर ले, ऊपर गया और नीचे आया। यही एक तरीके से मैं बोल सकता हूं ये होता है सेंटर ऑफ मास। दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग बॉल कराते हैं, स्पिन बॉल कराते हैं, ठीक, क्रिकेट खेलते हैं, उसमें हर एक पार्टिकल का अगर तू मोशन देखे ना, बड़ा अजीबोगरीब होता है, यूं यूं। क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, क्रिकेट खेलने से कम देखते ज्यादा है, ठीक। तो जब भी कभी किसी बॉलर स्पिनर ने बॉल फेंकी, कैमरे से हम लोग देखते हैं उसको, तो जैसे ही बहुत स्लो मोशन में बॉल जा रही होती है, तो देखता होगा हर एक पार्टिकल जो है यूं यूं मोशन करता जा रहा होता है। तो उसमें ऐसा पार्टिकल जो कि सेंटर पर है, वो तुझे ओनली ट्रांसलेशन मोशन करता हुआ दिखाई देता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ मास। ठीक है सर, ओके सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात तुझे पता होगी, मैं एक बार बता देता हूं कि जो हमारी असली मैकेनिक्स स्टार्ट होती है, रियल लाइफ वाली, वो मेरे भाई सेंटर ऑफ मास से होती है। क्योंकि यहीं पर ही हम बात करते हैं कि रॉड क्या होती है, मतलब पूरी बॉडी के बारे में बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास से पहले तो हम लोग पॉइंट मास मान के चलते थे। सेंटर ऑफ मास से पहले मतलब हर चीज को बिंदु ही मान लिया करते थे कि भाई जब पॉइंट मास है, मतलब तो mg आगे लगा पीछे लगा बीच में लगा, साला कुछ फर्क नहीं पड़ा। मगर यहां फर्क पड़ेगा, यहां तुझे प्रॉपर बॉडी को कंसिडर करना पड़ेगा कि डिस्क है, स्फीयर है, रॉड है या कोन है, इन सारी बातों पर तुझे यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। इन शॉर्ट, जो हमारी रियल लाइफ की फिजिक्स है वो तेरी यहीं से स्टार्ट होती है। तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है, मैंने तुझे हल्का होता क्या है हल्का सा तुझे आइडिया दे दिया। तो अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ कि भाई सेंटर ऑफ मास होता कहां है। इस पे मुझे उम्मीद है सबको आपको फॉर्मूला पता होगा कि अगर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है x सेंटर ऑफ मास बराबर m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, जहां m1 m2 m3 जो होते हैं मास, x1 x2 x3 होते हैं उनके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास होता कहां है। तो चलो फिर इसी बात पे बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि सर अगर मैं सपोज डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए बोल दूं कि यहां पर 2 किलोग्राम का मास है 3,4 पर है, और सपोज यहां पे 5 किलोग्राम का मास है वो 5,6 पर है, एग्जाम्पल के तौर पे
5,6 थोड़ा ज्यादा हो गया, तो मैं 5,2 मान लेता हूं। और मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आपको याद होगा फॉर्मूला वाइज, मैं यहां पे लिख देता हूं कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल के आता था, क्या निकल के आता था भाई साहब, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बटे m1 प्लस m2। दैट मींस m1x1 जो कि हो जाएगा 6 प्लस m2x2 जो कि हो जाएगा 25 बटे m1 प्लस m2 जो कि हो जाएगा 2 प्लस 5। बिल्कुल उसी प्रकार y सेंटर ऑफ मास अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बड़ी आसानी से यहां पे निकाल सकते हो कि y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 2 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 2 बटे 2 प्लस 5। तू कहेगा इतना सिंपल सवाल, मैंने कहा बेसिक कंसेप्ट यही है। अब इसी सिंपल सवाल पे हम बड़े बड़े सवाल तोड़ेंगे, तू देखता रहे बस यहीं पर। तो इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आता है आप लोगों को पता होगा, मैं यहां पे रिवाइज करा देता हूं, दैट इज m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 जो कि यहां पर है नहीं, बटे m1 प्लस m2। कभी कभी हम लोग डायरेक्ट सवाल यहां से भी कर लेते हैं, यहां से मतलब चुपचाप यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। m1 कितना है भाई साहब, m1 है 2, r1 कितना है सर 3i कैप प्लस 4j कैप, उसी प्रकार प्लस m2 कितना है सब 5 किलोग्राम और r2 कितना है सब 5i कैप प्लस 2j कैप बटे टोटल मास। और टोटल मास कितना हो जाएगा भाई साहब, टोटल मास हो जाएगा 2 प्लस 5। सॉल्व करना मेरा काम नहीं है, कुल मिला के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पॉइंट मास के लिए अगर सेट ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम भी बोल देते हैं इसको, बहुत सारे अगर पूरे सिस्टम में पॉइंट मास हो तो हम लोग सेंटर मास इसी तरीके से निकाला करते थे। सर ये बात तो ठीक है सर, लेकिन अगर पूरी की पूरी बॉडी हो तो फिर कैसे करेंगे। मैंने कहा फिर ध्यान से देख, सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि मैंने बोला कि यहां पर एक डिस्क है जिसका मास है 2 किलोग्राम और इसकी रेडियस सपोज मैं बोल देता हूं 4 मीटर, ठीक, और वहीं इसके बगल में मैंने यहां पे रख दिया एक सपोज स्क्वायर प्लेट, ठीक, जिसके लिए मैंने बोल दिया कि सपोज इसका मास है सर 10 किलोग्राम और सपोज इसकी लेंथ कुछ गिवन नहीं है, लेकिन ऐसा बोल दिया गया है कि सर जो इसका डायमीटर है वो इसकी लेंथ है। तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर मास कहां पर होगा। तो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता है, जो बॉडी है बॉडी को हटाओ और उसका उतना मास पॉइंट मास बना के उसके सेंटर मास में रख दो। आप कहीं यही डेफिनेशन लगाना चाह रहे हो क्या, सेंटर मास इज अ पॉइंट वेयर होल मास इज सपोज्ड टू बी कंसिडर्ड एट दैट पॉइंट। मैंने कहा हाँ, तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन यहां पे वैलिड हो जाती है। मतलब मैं अगर बोलूंगा कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बोलेगा सर देखो ये है गुलाबी वाला, गुलाबी का मास है 2 किलोग्राम, पॉइंट मास बना के इसके सेंटर पे रख दो 0,0 पर। क्यों, क्योंकि इसका गुलाबी डिस्क का सपोज ये डिस्क है, इसका सेंटर मास कहां पर होता है भाई साहब, बिल्कुल बीचों बीच होता है। ठीक है सर, उसके बाद ये क्या है सर, मान के चलो ये स्क्वायर प्लेट है एग्जांपल के तौर पे। अगर ये स्क्वायर प्लेट है तो इसका सेंटर ऑफ मास भाई बिल्कुल इस जगह पर होगा, ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास। ये डिस्टेंस कितनी है, इसकी रेडियस मैंने बोल दिया 4 मीटर है, तो ये 4 मीटर, ठीक, और ये लेंथ कितनी है सर, ये लेंथ भी 4 मीटर, तो ये 4 मीटर और ये 2 मीटर। इसका मतलब इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,0। दैट मींस यहां पे तो लिख देगा 6,0, कौन सा भाई साहब, 10 किलोग्राम। खत्म सवाल, ठीक। इसके बाद m1x1 प्लस m2x2 जो फॉर्मूला तूने पढ़ा है वो तू वहां पे निकाल सकता है। अब क्योंकि करना क्या था इस सवाल में, बॉडी को हटाओ, पॉइंट मास बनाओ और सेंटर ऑफ पॉइंट मास बना के सेंटर ऑफ मास पे रख के सेंटर मास वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक, ये करना था। तो इसका मतलब तुझे बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता होना बहुत जरूरी है। तो जो उम्मीद है तुझे याद होगा, मैं जल्दी से रिवीजन करा देता हूं कि अगर सिमेट्रिक बॉडी है जैसे डिस्क, जैसे रिंग, ठीक, तो उनके सेंटर पे ही जैसे स्क्वायर, ठीक, जैसे रेक्टेंगल, तो उनके जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है सेंटर ऑफ मास वहीं पे लाई करता है। और अगर थोड़ी सी अलग बॉडी है जैसे हम लोग पढ़ते थे सेमी रिंग, यहां पे लिख लेता हूं भाई साहब सेमी रिंग, ठीक है लो, तो सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास आपको शायद याद होगा, मैं आपको रिवीजन करा देता हूं, सेंटर से ऊपर कहीं यहां पर होता है 2r/π डिस्टेंस दूरी पर, ठीक। बिल्कुल उसी तरह अगर ये होता सेमी डिस्क, ठीक, सेमी डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है यहां से, अगर ये डिस्क होती तो 4r/3π पर, ठीक। मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको याद होंगी। नेक्स्ट उसके बाद और बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि और हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर, उसका सेंटर ऑफ मास यहां से होता है नीचे r/2 पर। सॉलिड हेमिस्फीयर होता है तो 3r/8 पर नीचे हो जाता है। उसी प्रकार कोन का पूछा जाता है, कोन का सपोज मैंने यहां पे कोन दे दिया, कोन भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक कोन होता है कौन सा, होलो कोन, और एक कोन होता है सॉलिड कोन। तो मैं दोनों ही लिख देता हूं यहां पर, ये ले भाई साहब,
ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि यार ये है हमारा होलो कोन और ये है हमारा सॉलिड कोन, तो आपको याद होना चाहिए कि सॉलिड कोन का जो सेंट्रोमास होता है वो कहीं यहां पर होता है h/4 पर होता है, और होलो कोन का थोड़ा सा ऊपर होता है h/3 पर होता है। क्लियर है? वेयर h इज द, ये जो हाइट होती है ये वाली हाइट, h वो वाली हाइट होती है। उसी प्रकार r का सेंट्रोमास होता है, उसी प्रकार सेक्टर का सेंट्रोमास होता है। r का सेंट्रोमास का फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं तो एक बार वो सारे फॉर्मूले से गो थ्रू हो लीजिएगा। अगर मैं फॉर्मूला बताने लग गया तो फिर शायद आपको वो काम की चीजें ना बता पाऊं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें सवाल कैसे आते हैं, वो तो क्वेश्चन दे, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे इसी को मैं उठा लेता हूं कि मैंने बोला कि यार हमारे पास जो है यहां पर एक सॉलिड कोन है, ये ले भाई साहब सॉलिड कोन, ठीक, और इसी के खोपड़िया के ऊपर ऊपर हमने यहां पर एक स्फीयर रख दिया, सॉलिड स्फीयर, ले भाई साहब, ठीक। और मैंने बोला भैया आप बता दो, एक काम करो, ये सपोज एक्स एक्सिस है और ये सपोज वाई एक्सिस है। ये सपोज क्या है भाई साहब, वाई एक्सिस है। ये वाली डिस्टेंस मैंने कह दी ये 2r है, और इसकी जो रेडियस है वो मैंने कह दी r है। मैंने कहा अब बताओ सेंटर मास क्या होगा। तो तुम बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है सर, इसको हटा के इसके सेंट्रोमास पर रख दो, इसको हटा के इसके सेंट्रोमास पर रख दो, और m1/1 + m2/2 का फॉर्मूला लगा दो, खत्म कहानी। अब बात तो सही है, लेकिन मास तो गिवन नहीं है। तो अगर सपोज मैं m1 m2 मास मान लूं, तो शायद आप ये बात समझ पा रहे हो कि इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इसको मैं सपोज इसकी हाइट मान लेता हूं 4r है एग्जाम्पल के तौर पे। सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो नीचे से h/4 पर होता है। दैट मींस अगर ये 4r है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर हो जाएगा, और कितनी डिस्टेंस दूरी पर हो जाएगा भाई साहब, r पर, h/4 पर होगा। h की वैल्यू कितनी है 4r, तो 4r/4 कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, r आ गया। और इसका सेंटर मास कहां पर होगा सर, इस जगह पर होगा। तो अगर मैं बोलूं भैया ये बॉडी नंबर 1 है और ये बॉडी नंबर 2 है, तो तुम बोलोगे कि सर इसका सेंटर मास तो हो जाएगा यहां पर 0, r पर, ठीक। और इस गोले का सेंटर मास हो जाएगा बिल्कुल यहां पर, ये है 4r और ये है r, दैट मींस ये हो जाएगा 0,5r पर। खत्म सवाल। अगर उसने ये बोल दिया भैया ये 10 किलोग्राम ये 20 किलोग्राम, तो यहां 10 किलोग्राम बैठा दे, यहां 20 किलोग्राम बैठा दे, सॉल्व करके क्वेश्चन कर ले। कुल मिला के ये तेरा हो गया m1, ये तेरा हो गया m2, m1 m2 वैल्यू पुट करो, लोकेशन ऑफ सेंटर मास निकाल लो, खत्म सवाल। क्लियर है? हाँ, इसमें जब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना होगा, एक्शन करना होगा, तो देख तरीका देख कैसे करेगा। वो बोल देगा कि सर देखो, मास ना देने की बजाय वो ऐसा बोल देगा कि सर सपोज इसकी डेंसिटी, बात समझ में आ रही है, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कि मास को हमने 3 टुकड़ों, मतलब 3 तरह से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन, मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग 3 तरीके से हमने तोड़ा था। पहला, किसी मास को आप किसी लाइन पे बिछा दो जिसकी थिक, जिसका केवल जैसे वायर होता है वायर, तो उसको बोलते थे लीनियर मास डेंसिटी, जिसको लैम्डा बोलते थे, मास पर यूनिट लेंथ। तूने मास को किसी लाइन पे एक तरीके से बिछा दिया है, किसी मास को पूरे एरिया पे बिछा दिया, तो हम सिग्मा के बारे में बात करते थे। सिग्मा मतलब मास पर यूनिट एरिया, और पूरे वॉल्यूम में मास तुमने भर दिया है, जैसे कि सॉलिड कोन हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, तो वहां हम लोग बात किया करते थे किसकी, वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बन जाता था जब हम चार्ज के बारे में बात करते थे। यहां हम किसके बारे में बात करते हैं, यहां मास के बारे में बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है वो भी हम रो से रिप्रेजेंट करते थे, तो मुझे उम्मीद है वो सारी बेसिक चीजें आपको पता होगी। मैं हल्का सा रिवीजन कर रहा हूं। एक हमने डिफाइन किया था लैम्डा, जो कि होता था मास पर यूनिट लेंथ, ठीक। एक डिफाइन किया था हम लोगों ने सिग्मा, जो कि होता था मास पर यूनिट एरिया। एक डिफाइन किया था हमने रो, जो कि होता था मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। अगर हमको चाहिए यहां पर सपोज डीएम बता दो कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू लैम्डा डीएल, और आवश्यकता पड़ती थी तो हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया करते थे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे इंटीग्रेशन यहां पे कर दिया करते थे। और अगर सपोज मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, सपोज मैं कह दूं वैसा लैम्डा यूनिफॉर्म है, तो लैम्डा यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता था, तो टोटल मास बराबर लैम्डा इनटू एल बन जाया करता था, जो कि बहुत ही सिंपल सवाल हुआ करते थे। खैर लौट के वापस आता हूं, तो सोचो इसी सवाल में मैं कह दूं कि इसकी डेंसिटी 12 रो है और इसकी डेंसिटी सपोज रो है। मैंने कहा अब बताओ आप, ठीक। तो सर इसका मतलब ये हुआ इसकी डेंसिटी 12 रो कर दी, उसकी डेंसिटी रो कर दी, और यूनिफॉर्म डेंसिटी बोल दी है। इसकी भी यूनिफॉर्म है, उसकी भी यूनिफॉर्म है, जो आपस में अलग अलग है। तो इसका मतलब वो तुझे ना m1 m2 नहीं देना चाह रहा है, वो तुझसे कहना चाह रहा है बेटा m1 m2 में थोड़ी सी मेहनत कर ले। तो m1 m2 अगर मैं तुझसे पूछूंगा तो तू लिखेगा सर m1 बराबर ये कोन का मास बराबर कोन की डेंसिटी, जो कि मैंने कितनी बोल दी यहां पर 12 रो, इंटू कोन का वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम कितना होता है भाई साहब 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू कितनी लिखेगा यहां पर 2r का होल स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है सर 4r। तो देख रहा होगा कि यहां पर सिली मिस्टेक्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। हो सकता है तो यहां गलती कर दे, हो सकता है तो यहां पर गलती कर दे, हो सकता है रेडियस को आर पुट कर दे 2r पुट करने की बजाय। जेई एडवांस बस यही गेम खेलता है। बात समझ में आ रही है? फिजिक्स का कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन उसकी मैथ थोड़ी सी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कर देगा कि भाई साहब, और थोड़ी सी लैंग्वेज में भी हेरफेर कर देगा। हो सकता है ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में वो लंबा चौड़ा लैंग्वेज एक तरीके से इस्तेमाल कर ले, तो वहां पे आपको थोड़ी सी अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। बिल्कुल उसी प्रकार मैं अगर तुझसे पूछता भैया M2 बता दे, तो बोलता है सर ये सॉलिड स्फीयर है, तो सर ये हो जाएगा रो इंटू डेंसिटी इंटू उसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई साहब 4/3 पाई आर क्यू। चुपचाप वैल्यू उठाओ, m1 y1 प्लस m2 y2 बटे m1 प्लस m2 कर दे, और जो भी तेरा लोकेशन ऑफ y सेंटर मास है वो निकल के आ जाएगा। क्योंकि दोनों मास y एक्सिस पर है, दोनों का सेंटर मास y एक्सिस पर है, इसका मतलब तू देख के साथ ही बता सकता है कि x सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो बात हुई जब पूरी की पूरी बॉडी है। कभी सब नॉन यूनिफॉर्म बॉडी दे दी, एग्जाम्पल के तौर पर उसने कह दिया भैया कि लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर है, ठीक, और एक रॉड यहां पे दे दी, कह रहे भैया ये रॉड है और इस रॉड का जो लैम्डा है ना वो ऐसे चेंज हो रहा है, और इस रॉड की जो लेंथ है सपोज वो 0 है, कि बता दो अब इसका सेंटर मास कहां पर होगा। ठीक, तो बेसिकली कहानी क्या थी, एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर मास क्या होता था m1 x1 प्लस m2 x2, स्लो जाता हूं मैं, प्लस m3 x3। मतलब कर क्या रहे, मतलब मास को उसके सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, मतलब उसको इंटीग्रेट उसका सम कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि सर x सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू, सर आपने कोई छोटा सा मास पकड़ा, ठीक है सर, उसके x कोऑर्डिनेट्स उसको मल्टीप्लाई किया, तो ये m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, और सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया, बटे नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 कर दिया। तो बेसिकली ये फॉर्मूला भी होता है x सेंटर मास निकालने का, x सेंटर मास बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ x dm बटे इंटीग्रेशन ऑफ dm। बस इसके बाद चुपचाप वैल्यू पुट कर दो कि सर मैं यहां पर लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू, सर यहां x पे जाके हम लोग dx मास पकड़ा करते थे, याद करो, और मान लिया करते थे कि सर इसका मास dm है, ठीक, तो x पे जाके dx लेंथ का टुकड़ा पकड़ते थे, मान ले उसका मास dm है, और dm की वैल्यू यहां पर लिख सकता हूं कि सर वो कितनी हो जाएगी, लैम्डा dx हो जाएगी, और लैम्डा आपको गिवन कर दिया उसने, लैम्डा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। चुपचाप ये वैल्यू यहां उठा और उठा के यहां पर भैया सॉल्व कर ले। ये जो भी तेरा dm निकल के आया है इसकी जगह इसको यहां पर पुट करो, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर इंटू dx बटे इंटीग्रेशन ऑफ dm, जो कि हो गया भाई साहब लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर इंटू dx, इंटीग्रेट कर दे 0 से l, इंटीग्रेट कर दे 0 से l, कुछ नहीं करना, dm बराबर लैम्डा dx, लैम्डा की वैल्यू पुट कर चुपचाप इंटीग्रेट कर दे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जो है हम यहां पे निकाला करते थे क्या, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मुझे उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होगी। कभी कभी ऐसे भी सवाल आते थे कि डिस्क में से डिस्क निकाल के फेंक दिया, जो खाली वाला पोर्शन होता था, तो वहां पर क्या करना, कुछ नहीं, वहां पर जो निकाल के फेंका था वहां हम लोग क्या एक निगेटिव मास की डिस्क मान लिया करते थे, और फिर भाई साहब वो भी तेरी दो बॉडी बन जाया करती थी, जिसमें एक बॉडी पॉजिटिव मास की है और दूसरी बॉडी नेगेटिव मास की है। नेगेटिव मास ऑब्वियसली जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता रियल लाइफ में, लेकिन मैथमेटिकली हम उसको सॉल्व कर लिया करते थे। चुपचाप m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2 फॉर्मूला वहां भी लगा दिया करते थे। क्लियर है? इससे ज्यादा वक्त मैं यहां पे नहीं दे पाऊंगा इस आर्टिकल को, जिसका नाम था टू फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर मास, क्योंकि यहां से सेंटर मास की फील नहीं आती भैया। सेंटर मास की फील लेने के लिए तो सेंटर मास का अंदर घुसना पड़ता है। तो ये वाला पार्ट, ये जो मैंने अभी 2-3 एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करी, ये था आपका लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? तो चलो इसके बाद अब चलते हैं लोकेशन में, हमको यह पता चल गया कि सेंटर मास वहां पर होता है। अब चलते हैं कि भाई साहब सेंटर ऑफ मास का मोशन क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होता है, फॉर्मूला होता है m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो r सेंटर ऑफ मास, r मींस पोजीशन वेक्टर, और आपको पता होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होती है, वेलोसिटी। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो निकल के आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल टू, यहां पे भी डिफरेंशिएशन कर दो, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 बटे 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 नीचे निकल के आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4।
ठीक, अगर इस चीज को तुम ध्यान से देखो तो यार ये क्या है, m1v1 क्या है सर, ये मोमेंटम है। ये एक तरीके से अगर मैं ऐसा बोलूं कि तेरे पास सपोज बहुत सारे पार्टिकल्स हैं एक सिस्टम के अंदर, और एक पार्टिकल जिसका मास m1 है, वेलोसिटी v1 है, तो वो क्या हो गया, उसका मोमेंटम हो गया प्रॉपर वेक्टर के साथ। ये दूसरे का मोमेंटम, उसी तरह तीसरे का मोमेंटम, सबको अगर तू जोड़ेगा तो क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि यहां से मुझे पता चल जाएगा नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और नीचे क्या है भैया, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, बेसिकली नीचे हो जाएगा टोटल मास। क्लियर है? बिल्कुल उसी प्रकार v को डिफरेंशिएट करेगा तो निकल के आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि निकल के आता है m1a1, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेगा, प्लस m2a2 प्लस m3a3 प्लस 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 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर m1a1। ये क्या है सर, m1 मास का एक्सेलरेशन अगर a1 है तो ये हो जाएगा उस पे लगने वाला नेट फोर्स, उसी तरह दूसरे पे लगने वाला, सबको अगर तू जोड़ेगा तो बिल्कुल उसी तरीके से ये आ जाएगा f नेट एक्सटर्नल बटे टोटल मास। ठीक, और अगर मैं यहां पर सारे फॉर्मूले, क्योंकि यार मस्त पीपीटी बनी रही है, सारे फॉर्मूले अगर यहां पर इकट्ठे करके लिख दूं तो यहां से एक बहुत ही काम का फॉर्मूला होता है जो शायद आप सबको पता हो, कि अगर मैं किसी बॉडी का मोमेंटम अगर तुझसे पूछता हूं, किसी बॉडी का अगर मैं तुझसे मोमेंटम तुझसे पूछता हूं, तो मोमेंटम होता है भैया मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ। और अगर मैं तुझसे किसी सिस्टम का मोमेंटम पूछता हूं तो तू सीधा बोलेगा सर टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पी नेट इस नेट मोमेंटम, इसको तू डिफरेंशिएट करेगा तो न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से तू लिख देगा सर ये हो जाएगा एफ नेट एक्सटर्नल बराबर, यहां पर क्या निकल के आ जाएगा, m टोटल, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का डिफरेंशिएशन विल बी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसी को मैं f इक्वल टू ma बोलता हूं, इसी को मैं p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी बोलता हूं। लेकिन सेंटर ऑफ मास में जब आप बात कर रहे हो तो प्रॉपर डेफिनेशन के साथ बोलो तो फिर मजा आता है, क्या कि सर नेट मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, और यहां पर सर नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और एक फॉर्मूला और यहां पे बड़े काम का है जो कि हम लोग बाद में देखेंगे, आपने एक टर्म पढ़ा होगा इंपल्स। जब आज ही मैं कोलिजन करा रहा हूं तो इंपल्स की फील दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी के लिए बस केवल याद रख लो, आपने शायद पढ़ा होगा कि इंपल्स जिसको जे से रिप्रेजेंट करते थे, इंपल्स बेसिकली होता था चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अगर हो सकता है एक इंपल्स ना लगे, इंपल्स मतलब थप्पड़ बोलता हूं मैं तो क्लास में, हो सकता है एक झापड़ ना लगे, 2-3 झापड़ लग रहे हो, जैसे कि हम लोगों ने रोटेशन में देखा था, रॉड होती थी भैया, नीचे से भी झापड़ मार दिया, हिंज से भी झापड़ मार दिया। तो इन दैट केस याद रखना, जब आप जे के बारे में बात करोगे तो नेट इंपल्स लिख दोगे कि नेट इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसका एक फॉर्मूला वो भी होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट dt, उससे बिल्कुल एकदम चूरन चूरन फर्जी फर्जी सवाल आते हैं, ठीक है, वो भी मैं एक बार चर्चा कर लेता हूं, लिख लेता हूं कि सर जे बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। तो कुल मिला के यहां पर मैंने आपको जितने भी पूरे सेंटर ऑफ मास में जितने भी हम लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, 70 नहीं 80% आर्टिकल इन्हीं पर डिपेंड है जो मैंने तेरे सामने लिख दिया है। ठीक, और इसमें सारी चीज तू देख रहा है इंटीग्रेट है, जो काम की चीज है वो ये है। तू ये नहीं कहना सर इतने सारे फॉर्मूले आप बता रहे हो, मैंने कहा नहीं यार, काम का तो केवल यही दो है, ये वाला तो, और ये तो मुश्किल नहीं है। ये तो क्या है, मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और F इक्वल टू ma, बस यही है, बस इसी पर ही पूरा सेंटर मास टिका हुआ है। और ये चीजें तो तुझे याद ही होंगी क्योंकि इतने सारे सवाल हम लोग इस पे करते थे। याद रहे अच्छी बात, नहीं रहते कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल फॉर्मूला नहीं है कि आप इसको याद ना रख पाओ कि क्या होता है। बात समझ में आ रही है? और तीसरा, इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, इसके बारे में भी थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। तो पूरा सेंटर ऑफ मास तेरा इस आर्टिकल पे टिका हुआ है, समझ में आ रही है? इस आर्टिकल में पूरा सेंटर मास टिका हुआ जो तेरे सामने यहां पे लिखे हुए। अब इसको हम तोड़ के थोड़ी देर पहले इस पे चर्चा करेंगे, फिर इस पे चर्चा करेंगे, फिर इस पे चर्चा करेंगे और फिर इसकी फील लेंगे, और इसी तरह से हम जो है यहां पर सेंटर ऑफ मास को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमको यही सारी चीजें रिवीजन करनी है, तो आओ शुरू करते हैं। तो मैं कहां से स्टार्ट करूं यार, ये तो हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है, तो मैं शुरुआत करता हूं थोड़ा सा यहां से F इक्वल टू ma से, क्योंकि आप लोग अभी पूरा NLM वर्क पावर एनर्जी और फ्रिक्शन और जो है उससे पहले कौन सा चैप्टर था वो सर्कुलर मोशन, ये सारी चीजें पढ़ के आए हैं जिसमें आप लोगों ने फोर्स के बारे में खूब एनालिसिस किए। तो आइए फिर शुरू करते हैं, पहले इसका मजा ले लेते हैं। तो याद करो, मैं स्टार्ट कर लेता हूं थोड़ा सा NLM से, कि आपको याद होगा
कि सर ये पुली थी और मैं सपोज बोलूं सर यहां पे 2 किलोग्राम का मास ले ले और यहां पे एग्जांपल के तौर पे 3 किलोग्राम का मास ले लो और इस पुली को तुम इस तरीके से यहां पर सेट कर दे। याद करो हम लोगों ने क्या किया था, यहां पर एक्सेलरेशन निकाला था हर बंदे का। अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए होगा तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, दैट मींस एक्सेलरेशन कोई पूछे तो आप देखते के साथ ही बता सकते हो, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स जो कि यहां पे 20 लग रहा होगा बटे टोटल मास जो कि आ गया 5, दैट मींस एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना आ गया इसका 2। बिल्कुल उसी प्रकार इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एनएलएम में बहुत सारे कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे जहां बहुत सारी बॉडी हुआ करती थी, हर बंदे का अपना एक्सेलरेशन हुआ करता था। तो उन सारे सवालों में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहां अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया चल बता दे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो आप बिंदास बोलोगे सर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा सर m1a1 मतलब 2 गुणे में 2, ठीक, प्लस m2a2, m2 कितना हो गया 3 और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव हो जाएगा बटे टोटल मास m1a1 प्लस m2a2 बटे m1 प्लस m2 बराबर ये निकल के आ जाएगा भाई साहब कितना -2/5। माइनस बता रहा होगा कि एक्सेलरेशन सेंटर मास किधर हो जाएगा नीचे की तरफ हो जाएगा, तो ये आपने चुपचाप फॉर्मूला लगा के निकाल लिया। मगर फील तो इसकी तब आएगी जब हम लोग देखें कि भाई साहब अगर एक्सेलरेशन सेंटर मास इतना है तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया। मैं तुझे एक बात बता दूं, देख अगर तू सेंटर मास की फील लेना चाहता है पूरे सेंटर मास की, ठीक, तो वहां जहां तुझे सेंटर मास का एक्सेलरेशन दिख जाए उसकी वजह ढूंढने की कोशिश कर, ठीक है। अगर तुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास चमक गया कि यार एक्सेलरेशन सेंटर मास इतना है तो उसकी वजह ढूंढ और फिर देख तेरा सत्य तेरा नजरिया ही बदल जाएगा सेंटर मास को पढ़ने का। तो वजह देख कि कौन सी वजह है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आया है, ठीक, क्योंकि एक्सेलरेशन जब भी आएगा तो एक्शन फोर्सेस की वजह से आएगा। कौन से फोर्सेस है, जैसे कि मैं अगर यहां बात करूं तो मैंने अगर इतने को सिस्टम मान लिया तो तुम बोलोगे कि सर ये टी तो ये टी तो ये हो जाएगा सर 2t, ठीक है। सर टेंशन अगर पूछे तो आप देख सकते हो सर नीचे लग रहा होगा फोर्स mg जिसकी वैल्यू हो जाएगी यहां पे 30, तो आप बोलोगे सर नीचे लगने वाला फोर्स 30 ऊपर लगने वाला t, तो आप लिखोगे सर नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। जब आप सॉल्व करोगे तो t बराबर निकल के आ जाएगा 24, ठीक। तो यहां टेंशन 24 यहां टेंशन 24, इसका मतलब ये टेंशन हो जाएगी 48, ठीक है सर। तो अगर मैं इसको पूरे को सिस्टम मान लूं तो सिस्टम का टोटल मास कितना है भाई, ये है 2 किलोग्राम, ये है 3 किलोग्राम, पुली है मासलेस और रस्सी भी है मासलेस, तो टोटल मास हो गया है कितना 5। तो नीचे mg लग रहा होगा 50 और ऊपर लग रहा है 48, तो मैं लगाना चाहता हूं कि F नेट एक्सटर्नल बराबर टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब तू खुद बता दे कि नीचे कितना लगा 50, ऊपर कितना लगा 48, तो नेट फोर्स नीचे कितना आया 2, टोटल मास कितना है 5, तो 2 बराबर 5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास कितना निकल के आ जाएगा 2/5। मतलब वही कहानी चल रही है, बिल्कुल सेम वही कहानी चल रही है, बस हमें वजह पता चल गई कि कौन सा फोर्स लगा है। सर यहां पर एक्सटर्नल फोर्स एक तो लगा है ऊपर की तरफ 2t और एक नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है भाई साहब 50। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो इस टाइप से हम लोग यहां पे थोड़े एक एग्जांपल और मुझे याद आया कि मैं तुम्हें अगर ऐसा बोलूं कि यार सपोज 2 पत्थर फेंक के मारे, ठीक है, 2 पार्टिकल फेंक के मारे सपोज, ठीक, एक ऊपर फेंक के मारा सपोज 20 मीटर पर सेकंड से और एक ऊपर फेंक के मारा सपोज 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, ऊपर गए, ठीक है सर। तो जब ऊपर जाने के बाद एक पार्टिकल नीचे आया तो सपोज हुआ ये थोड़ी देर के बाद सर एक पार्टिकल तो आ गया रेस्ट पर, मैं दोनों का मास सेम मान लेता हूं, इसका मास भी m है इसका मास भी m है, तो एक पार्टिकल तो तेरा आ गया रेस्ट पर, मान के चल तू 3 सेकंड के बारे में बात कर रहा है, ऊपर गया टकराया नीचे रेस्ट पर आ गया, और दूसरा पार्टिकल तेरा अभी हवा में ही है। ले भाई साहब, ठीक, अब मैं तुझसे चाहता हूं कि भाई साहब मुझे सारी चीजें बता दे, मतलब ये तो तू छोड़, वेलोसिटीज वगैरह तू छोड़, मैं तो ये वाला केस तुझसे मानना चाह रहा हूं। इसकी फील लेते हैं कि एक पार्टिकल तेरा हवा में है, हो सकता है वो नीचे की तरफ जा रहा हो, और एक पार्टिकल तेरा जमीन पर रेस्ट पर है। मैंने कहा अब बता, तो अगर कोई पार्टिकल हवा में होता है तो काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा था कि उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है g। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, नीचे की तरफ जी होता है। तो मैंने कहा सुन, अगर मैं बोलूं कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो तू बोलेगा सर m1a1, ठीक, m1a1 नीचे की तरफ है तो माइनस लगा दे, प्लस m2a2 क्योंकि ये रेस्ट पर है, बटे m1 प्लस m2 मतलब 2m।
एम से एम कैंसिल आउट हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास निकल के आ गया -g/2। अच्छा, इसका मतलब सब ये है कि एक बॉडी तो रेस्ट पर है, एक बॉडी का एक्सेलरेशन तो 0 है और दूसरी बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है, मगर सेंटर मास का एक्सेलरेशन g/2 है, मगर सेंटर मास का एक्सेलरेशन g/2 है। अब तू कोशिश कर, अब तू वजह फाइंड आउट करने की कोशिश कर कि यार कौन सी वजह है इस, अगर दोनों को सिस्टम मान लूं तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा बेसिकली। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था सेंटर मास की फील लेना चाहता है तो F = ma लगाना सीख सबसे पहले। F = ma इतना सिंपल नहीं है जो तुम्हें लगता है कि तुम लोग एनएलएम में पढ़ लेते थे F = ma, लल्लू सी बात है, ऐसा नहीं है। अगर तमीज से पढ़ेगा तो बहुत मजेदार चीज है, जहां पर F क्या होता था, नेट एक्सटर्नल फोर्स, M होता था टोटल मास और एक्सेलरेशन क्या, और F = ma, A क्या होता था, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लगाए, चला लगाते ध्यान से। तो मैं अगर बोलूं कि सर मैंने काम किया यहां पर, इसको पूरे को सिस्टम मान लिया, ठीक है सर सिस्टम मान लिया, मैंने कहा सिस्टम का मास पता कितना है। तुम बोलोगे सर सिस्टम का मास, तो सर यहां पर कितना, एक ये m और m कितना हो गया, 2m हो गया। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया, तो सिस्टम का मास हो गया नीचे 2m। तो मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखना, ये सपोज मैंने सिस्टम मान लिया, ये सपोज मैंने क्या मान लिया भाई साहब, सिस्टम मान लिया। तो m और m, नीचे कितना मास लग गया सर, तो नीचे कितना फोर्स लग गया, 2mg। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा क्या केवल mg ही फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा क्या, सर लग तो रहा है। मैंने कहा कौन सा, सर इस पे mg लग रहा था, मैं कंसीडर कर तो लिया, सर इस पे भी mg लगेगा, ठीक है mg 2mg कर लिया। और सर ये जो ब्लॉक है जमीन पे रखा हुआ है, मैं कहा तो सर इसका मतलब नॉर्मल लग रहा होगा, छुआई हो रही है, तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं कि सर यहां से ऊपर की तरफ नॉर्मल भी लग रहा होगा, क्योंकि ये वाला मास रेस्ट पर है। तो इस वाले मास में नॉर्मल कितना लग रहा होगा, तो बोलेगा ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, नॉर्मल की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी भाई साहब, mg आ जाएगी। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, अगर मैंने दोनों को सिस्टम मान लिया तो एक तो नीचे mg नेट फोर्स आ गया, वो भी एक्सटर्नल है, और जमीन से जो नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ वो भी तेरा क्या है, एक तरीके से एक्सटर्नल फोर्स है। अब तू इतना बता दे, टोटल फोर्स नीचे कितना लगा, 2mg, ऊपर कितना लगा, mg, नेट कितना आया सर, नीचे 2mg ऊपर mg, घटाएगा तो नेट कितना आ गया, नीचे mg। तो अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं कि सर F नेट बराबर टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो तू यहां पे देख सकता है कि सर नेट फोर्स तो आ गया mg नीचे की तरफ, ठीक है सर टोटल मास कितना है सिस्टम का, m और m 2m इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर। मैंने कहा अब बोल m से m उड़ गया, तो इधर चला गया, एक्सेलरेशन सेंटर मास कितना आ गया, -g/2, और यहां से भी कितना आया था, -g/2। अगर तू ये चीज फाइंड आउट कर पा रहा है, मतलब तू ये धीरे धीरे सेंटर मास की फील आना स्टार्ट हो जाएगी कि सेंटर मास बेसिकली जो है होता क्या है, किस तरीके से, क्या अगर उसका सपोज एक्सेलरेशन आया है, ये मैंने क्वेश्चन अलग कर दिया, मैंने क्वेश्चन अलग कर दिया, किस हिसाब से जो है उसके जो भी एक्सेलरेशन है उसकी वजह क्या थी। तो हर सवाल में जो भी सवाल आप फाइंड आउट करो, क्योंकि अभी आप लर्निंग स्टेज में हो, ठीक, अभी एग्जाम अभी है नहीं, अभी एग्जाम में आने में काफी वक्त है, तो जेई एडवांस तो वैसे ही मई जून में होगा, तो अभी आप लर्निंग स्टेज में हो। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ये बेटा जेई एडवांस के लिए, इतनी डिटेल में जाके आपको जेई एडवांस के क्वेश्चन को ही फोड़ा जाता है, तो इसमें हर एक सवाल में जहां तुझे एक्सेलरेशन सेंटर मास दिख जाए तो कोशिश कर उस पर कौन कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। खैर हम लौट के वापस आते हैं, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ लिया भैया क्या, कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है सर, F = ma की फील ले ली। अब चलते हैं क्या, कि सर अब थोड़ा सा गेम खेलते हैं मोमेंटम के लिए। तो मोमेंटम का फॉर्मूला काम का जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी या मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल हल्के में मत लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, और इसका भर भर के यूज होता है जब हम लोग रोटेशन पढ़ते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं, ये रहे देख दो सवाल, ठीक, ये दो क्वेश्चन मैंने यहां पे ले लिए हैं। जाहिर सी बात है सवाल आर्टिकल का है, ये सवाल तेरा रोटेशन का है, ये सीआरटीएम का सवाल है, ठीक, जिसमें बॉडी आगे भी जा रही है, रोल भी कर रही है, इसका मतलब सेंट्रोमास भी आगे जा रहा है और सारे बंदे सेंट्रोमास के अबाउट घूम भी रहे, ठीक। लेकिन अगर मैं तुझसे पूछता कि मुझे तो यहां बता दे मोमेंटम ऑफ द स्फीयर क्या होगा, समझ में आ रही है, तो इतना ज्यादा स्पेसिफिक, इतना ज्यादा एक्यूरेट रहना पड़ेगा तुझे यहां पर कि सर मोमेंटम हम जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर इसका सेंटर ऑफ मास है सर यहां पर, और सर ये आगे भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और इसका मास है 3 किलोग्राम, तो मोमेंटम ऑफ द स्फीयर हो जाएगा 3 × 10।
सर ये तो घूम रहा है, अबे तो घूमने दे। अरे सर ओमेगा तो सर 5 है तो उसका कोई फर्क, अबे फोन दे। यही तो बात है, यही चीज तो तुम्हें सीखनी है ना, कि जब आप लोग मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हो तो आपको टू द स्पेसिफिक होना है कि मुझे किसकी आवश्यक। सर रेडियस तो 2 मीटर है, 50 मीटर होती है, होने दे। ठीक सर, बिल्कुल उसी तरीके से मेरे का इस रॉड का सेंटर मास यहां पर है और सेंटर मास अगर आगे 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, दैट मींस इसका जो मोमेंटम होगा वो कितना हो जाएगा सर, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ। इसका मतलब इसका सेंटर मास आगे मूव कर रहा है 30 से और इसका सेंटर मास आगे मूव कर रहा है 60 से। समझ में आ रही बात? सेंटर ऑफ मास चैप्टर एक, देख मेरे सामने ना 2 रास्ते थे, ठीक है, मैं चाहता तो बस यूं ही फॉर्मूला लिख के लाता, 2 सवाल यूं ही करा देता, बोल देता देखिए ऐसा होता है खत्म कहानी, ठीक। लेकिन वो मेरा टास्क पूरा होता। अगर सच में सेंटोमास सीखना चाहता है तो ऐसा मत समझ कि सेंटोमास एक चैप्टर है, ऐसा समझ सेंटोमास और रोटेशन दोनों मिलकर एक चैप्टर है और फिर उसकी फील फिर देख क्या मजा आता है। तो चलो फिर थोड़ा सा चलते हैं इसमें जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको याद होगा कि सर एफ नेट एक्सटर्नल बराबर, अभी जैसे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, बराबर होता है सर डीपी बाई dt। ठीक है सर, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। मैंने कहा ठीक है, अगर सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है, ठीक, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा? और ये पूरा टर्म 0 होने का मतलब है किसी चीज का डिफरेंशिएशन कब 0 होता है? जब वो चीज कांस्टेंट होती है। इसका मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि मोमेंटम हो जाएगा कांस्टेंट, दैट मींस इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। किसका? बॉडी का, सिस्टम का, किसका? तो मैं बोलूंगा जिस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है उसका। अगर सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। किसी बॉडी पे अगर नेट फोर्स 0 है तो उसका बॉडी का इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। क्लियर है? तो यहीं पर तेरा कम से कम 70% या 60% सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है, क्योंकि यहीं पर तेरे कोलिजन भी आ जाते हैं, सारे सवाल आ जाते हैं। जैसे कोलिजन से मैं स्टार्ट कर देता हूं कि मैं एक सवाल दे दूं कि भाई साहब एक मास है 2 किलोग्राम का जो आगे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरा मास है सर 3 किलोग्राम का जो आगे की तरफ जा रहा है सपोज 5 मीटर पर सेकेंड से। तो और इसके बाद बता दो कि 2 किलोग्राम का मास और 3 किलोग्राम मास की वेलोसिटीज वगैरह क्या होंगी। ठीक, कोलिजन हुआ दोनों के बीच में, और सपोज एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया कोलिजन है इलास्टिक, E बराबर 1। ले भाई साहब, ठीक। तो अगर मैं बोलूं कि यार मैं अगर सपोज इतने को सिस्टम मान लूं तो तुम बोलोगे सर सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दैट मींस इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। किसका? किसका? 2 किलोग्राम वाले का, 3 किलोग्राम, पूरे सिस्टम का। तो बोलेगा जिस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, क्या 2 किलोग्राम वाले का मोमेंटम कंजर्व होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 किलोग्राम वाले से टकराया है तो टकरा टकरी में नॉर्मल एक्शन लगी है खतरनाक वाली। उसी प्रकार 3 किलोग्राम वाले का भी मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। किसका होगा? सर 2 और 3 को अगर मैं सिस्टम मान लूंगा तो इसका मतलब 2 और 3 के बीच का जो नॉर्मल, जो भी नॉर्मल्स लगे होंगे वो तेरा हो जाएगा इंटरनल। तो इसका मतलब तू लिख सकता है यहां पर कि सर इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। क्या बोला? इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। मतलब सर इसकी वेलोसिटी अगर आगे v1 मान लूं और इसकी वेलोसिटी सपोज आगे v2 मान लूं, तो आप बोल सकते हो कि सर इनिशियल मोमेंटम कितना है? सर 2 गुणे में 10 प्लस इसका इनिशियल मोमेंटम है 3 गुणे में 5 बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू v1 प्लस 3 इंटू v2। टक्कर से पहले टक्कर के बाद जो मैंने यहां पर देखा था कि यहां पर हम लोगों ने निकाला है क्या? इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम दोनों को बराबर कर दिया है। तो यहां पर इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम इक्वेशन निकल के आ गई। अभी क्योंकि v1 v2 तुझे पता नहीं है तो इसका मतलब एक इक्वेशन और चाहिए। वैसे तो इलास्टिक कोलिजन है तो आपको पता होगा इलास्टिक कोलिजन में टक्कर के पहले और टक्कर के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होती थी वो इक्वल होती थी। मैं हल्का सा इलास्टिक कोलिजन रिवीजन कर देता हूं। कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी होती थी सिस्टम की, वही कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम की। लेकिन ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती थी। काइनेटिक एनर्जी कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चला जाता था। ये तुमने इलास्टिक कोलिजन में पढ़ा होगा, ठीक, जब डिफॉर्मेशन होता था। हाँ, और अगर इलास्टिक कोलिजन की E की वैल्यू 1 होती है,
अगर ई की वैल्यू सपोज 1 से कम है, 0 से ज्यादा है, तो हम लोग उसको बोला करते थे इनइलास्टिक कोलिजन। और अगर ई की वैल्यू 0 हो जाती थी तो हम लोग उसको बोलते थे क्या, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन या चिपका चिपकी वाला कोलिजन, जिसमें दोनों वेलोसिटी, दोनों बॉडी एक तरीके से चिपक जाती थी या दोनों वेलोसिटी की वेलोसिटी टक्कर के बाद क्या हो जाती थी, सेम हो जाती थी। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 0 होती थी और वहां पर बोलते थे जो एनर्जी का लॉस होता था वो क्या होता था भाई साहब, मैक्सिमम होता था। तो 2-3 मिनट में मैंने तुझे वो कोलिजन भी रिवाइज करा दिया। तो अब सर यहां पे सर ये तो एक इक्वेशन है v1 v2, मैं दूसरी इक्वेशन कहां से लाऊंगा? मैंने कहा दूसरी इक्वेशन हम लोग लेके आते थे, या तो तू एक काम कर, इलास्टिक कोलिजन है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख दे, मगर वो थोड़ा सा अच्छा मेथड नहीं है। सबसे बढ़िया मेथड होता है कि सीधा ई की वैल्यू लगा दे, ई की डेफिनेशन लगा दे। और ई होता था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बटे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ई को बोलते थे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब सर v2 माइनस v1 बटे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब सर ये 10 ये 5, दो इसके रेस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कुल मिला के तुझे यहां पर ये क्वेश्चन को, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और v1 v2 सॉल्व करके आंसर निकाल लेगा। मैं यहां पे लिख देता हूं सर, ये निकल के आया 2v1 प्लस 3v2, ठीक है, बराबर ये 15 और ये 20, 15 20 35 और नीचे से निकल के आ जाएगा क्या, v2 माइनस v1 बराबर 5। इनको सॉल्व करके तो v1 v2 निकाल सकता है। बात समझ में आ रही है? तो कोलिजन पे काफी सारे सवाल आए हैं, तो कोलिजन के सवाल किससे करेगा तू? दो इक्वेशन, एक ई की डेफिनेशन और दूसरी मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अगर मैं यहां पर सपोज सॉल्व करूं तो v2 माइनस v1, v2 की वैल्यू पुट कर देगा, v2 बराबर 5 प्लस v1 और जैसे वहां पुट करेगा सॉल्व करके निकल के आ जाएगा v2 बराबर 9 और v1 बराबर 4। चेक कर ले भाई साहब, 9 में 4 गया 5 बचा और यहां से v2 कितना है भाई साहब, 9 3 27 27 27 8 35, बिल्कुल करेक्ट। v2 आ गया 9 और v1 आ गया यहां पे 4। तो मैं अगर तुझसे पूछूं कि सर और डिटेल में क्या क्या पूछा जा सकता है जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने कहा ध्यान से देख, टक्कर से पहले 2 किलोग्राम वाले की वेलोसिटी थी आगे 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर। 3 किलोग्राम वाले बंदे की वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया ए बॉडी, इसको मैंने बोल दिया पी बॉडी। टक्कर के बाद ए वाले बंदे की जो वेलोसिटी आई है 2 किलोग्राम वाले बंदे की, वो 9 मीटर आई है, कितनी आई है, v1 कितना था भाई साहब, 4। तो ये आई है आगे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड और 3 किलोग्राम वाले बंदे की वेलोसिटी आगे तरफ आई है 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर। ओके सर, ये रहा पॉइंट नंबर ए, ये रहा पॉइंट नंबर बी। बेटा एक बात बता दूं, मेरा ये लेक्चर उन्हीं के लिए फायदेमंद है जिन लोगों ने बेसिक पढ़ रखा है और क्विक रिवीजन करना चाहते हैं। उनके लिए नहीं जिनको कुछ नहीं आता, ब्लैंक माइंड से आ गए कि यार 1.5 घंटे में सेंट थॉमस पढ़ा दो हमें, तो ये 1 घंटे में सेंट थॉमस समझा दो। तो ऐसा नहीं है भाई साहब, ये ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए तुझे 15-20 दिन सेंट थॉमस में देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है सर। सर ये तो हम समझ गए। मैंने कहा सर कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा सुन, ए का इनिशियल मोमेंटम कितना था, 20, ठीक है सही। ए का फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, 8। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए कितना हुआ सर, 8 माइनस 20 बराबर -12। बोला बिल्कुल करेक्ट, ओके। बी का इनिशियल मोमेंटम कितना था सर, 15। बी का फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, 27। तो बी का चेंज इन मोमेंटम कितना निकल के आ गया, 27 माइनस 15 बराबर 12। उत्तरी जितना मोमेंटम ए में चेंज हुआ उतना ही मोमेंटम बी में चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड वाइज। तो अगर मैं तुझसे सवाल पूछूं कि व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड बाय बी ऑन ए, इंपल्स इंपार्टेड बाय इंपल्स जे, इंपल्स ऑन ए, तो तू बोलेगा सर इंपल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। तो इसका मतलब यह हुआ कि बी ने ए पर कितना इंपल्स लगाया। जब भी इंपल्स का सवाल आए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी को बाद में याद कर, पहले इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम को याद कर। इंटीग्रेशन एफ डॉट डी टी सवाल नहीं बनते हैं, उससे केवल पर्टिकुलर सेट क्वेश्चन बनते हैं कि फोर्स दे दिया इंटीग्रेट कर दे, ठीक। मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं, देख जे बराबर तुम लोग पढ़ते हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी, ठीक है सर, ठीक। तो इससे केवल 2 ही तरह के सवाल बनेंगे तुझसे। पहला, या तो फोर्स दे दिया हो F बराबर 4t और उसको इंटीग्रेट करना हो। दूसरा, या F और T का तुझे क्या दे दिया हो, एरिया अंडर कर्व दे दिया हो। ये ले टाइप का, इस टाइप का।
ठीक, तो इसका एरिया जो भी देगा वो क्या दे देगा, इंपल्स। लेकिन जो सेंटर ऑफ मास की फील तुझे दिलाएगा ना, वो दिलाएगा इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम वाली डेफिनेशन, कि यार इस बंदे का मोमेंटम चेंज हुआ है, तो इस पे किसी ने तो इंपल्स लगाया, किसी ने थप्पड़ मारा होगा, किसी ने झापड़ मारा होगा, कौन है वो, कौन है वो पता कर। तो यहां से भी पता चलेगा कि सर ए वाले बंदे का जो चेंज इन इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम है वो -12, मतलब पीछे की तरफ 12 कम हो गया इसका मोमेंटम। इसका मतलब बहुत ही कम समय में इतना मोमेंटम कम हो गया, क्योंकि जब कोलिजन हुआ होगा तो बहुत ही छोटा सा टाइम हुआ होगा, छोटे से टाइम में इतना अच्छा खासा मोमेंटम चेंज हो गया, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो फोर्स लगा होगा। तो ए पे जो फोर्स लगा वो था नॉर्मल वाला फोर्स। कौन सा वाला फोर्स भाई साहब, नॉर्मल वाला फोर्स, जो बी वाले बंदे ने ए वाले बंदे पे लगाया पीछे की तरफ। तो बेसिकली ये जो नॉर्मल होता है कोलिजन की तरफ, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, इंपल्सिव फोर्स। और ऐसे फोर्सेस जो कि बहुत कम समय में मोमेंटम में खास चेंज नहीं लेके आते हैं, उनको बोल देते हैं हम नॉन इंपल्सिव फोर्स। नॉन इंपल्सिव फोर्स की कैटेगरी में आता है तेरा ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक तेरा स्प्रिंग फोर्स जो कि सुस्त था, याद कर एनएल में मैंने बताया था सुस्त फोर्स है। तो इन फोर्सेस की खासियत ये होती है, जैसे कि एमजी फोर्स हो गया और तेरा जो है स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये नॉन इंपल्सिव होते हैं, मतलब बहुत छोटे से टाइम में ये कुछ खास मोमेंटम में चेंज नहीं ला पाते। लेकिन जो इंपल्सिव फोर्स होते हैं वो छोटे से वक्त में अच्छा खासा चेंज ला देते हैं। जैसे मैं तुझसे पूछूं कि बता दोनों का कोलिजन कितनी देर के लिए हुआ होगा, तो बोलेगा सर दोनों जब टकराए होंगे ना तो 0.001 सेकंड के लिए टकराए होंगे। सोच उतनी देर में इतना बड़ा चेंज इन मोमेंटम ला दिया उसने। तो ये जो नॉर्मल है कोलिजन की तरफ वाला जो नॉर्मल होता है, याद रखना हमेशा इंपल्सिव होता है। अगर तू नोट्स बना रहा है तो लिख लेना कि टक्कर की तरफ वाला नॉर्मल ऑलवेज इंपल्सिव होता है। ठीक है सर, चल लौट के वापस आ। तो इसने इस पे कितना इंपल्स लगाया, इतना। तो इसने इस पे कितना लगाया सर, इतना। इसका मतलब मैं इंपल्स ऑन बी पूछूंगा तो तेरा आंसर क्या आ गया, 12। इंपल्स होने कितना आ गया, -12। तो यहां तेरा न्यूटन थर्ड लॉ भी चल रहा है कि ए ने बी पे इंपल्स लगाया अगर 12, तो बी ने ए पर इंपल्स लगाया कितना, -12। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हम लोग यहां पे इंपल्स के सवाल भी देखते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं उसके बाद में। अब सपोज यहां ई की जगह 1 की बजाय सपोज हाफ दिया होता, कहता भैया हम तो हाफ कह रहे हैं, फिर क्या होता, तो बोलता सर कुछ भी नहीं सर, अगर ई की जगह सपोज हाफ दिया होता तो यहां 1 की जगह मैं हाफ रख देता, ठीक, या 1 की जगह हाफ रख देता। मैथ्स में सवाल तेरा चेंज हो जाता। हाँ, ये जो इक्वेशन थी, फिर ये तेरी इक्वेशन ऐसे ना बन के कुछ और बन गई होती। बात समझ में आ रही है। और अगर ई की वैल्यू 0 होती तो मैंने कहा 0 होती तो आजा, फिर इसका मतलब चिपका चिपकी टाइप हो गई होती। जैसे मैं कह दूं भाई 2 किलोग्राम का बंदा है, आगे मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और यहां 3 किलोग्राम का बंदा है और आगे मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ई की वैल्यू है 0। ठीक, अगर ई की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कि सर 2 और 3 दोनों एक तरीके से मिल गए होंगे, और इनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो गई होगी, कॉमन हो गई होगी। दोनों मिलके 5 किलोग्राम बन गए होंगे और सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे। तो मैं लिख सकता हूं सर इनिशियल मोमेंटम प्लस इनिशियल इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, इस इनिशियल नेट मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, जो कि हो जाएगा 5 गुणे में v, तो v निकल के यहां पे कितना आ जाएगा, 7। समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये कितने से मूव कर रहा होगा भाई साहब, 7 से। सर सेंटर ऑफ मास कहां गया, अबे चेक कर, सेंटर ऑफ मास क्या रेस्ट पर है, नहीं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, 2 गुणा 10 प्लस 3 गुणा 5/5, खत्म। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। क्यों, अरे चेक कर, यहां पर सेंटर मास की वेलोसिटी 2 गुणा 10 प्लस 3 गुणा 5/2 प्लस 3, यहां पर सेंटर मास की वेलोसिटी निकाल, वो भी सेम आ रही है। तो सेंटर मास तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, क्योंकि सेंटर मास का एक्सीलरेशन 0 है। सेंटर मास का एक्सीलरेशन 0 इसलिए है क्योंकि सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तभी तो मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। ये लूप समझ रहा है तू, कहां की बात कहां घुमा दी मैंने, किस तरीके से हम लोग इसके साथ खेलते हैं, इस तरीके से। यही है देख सेंटर ऑफ मास, अगर तमीज से पड़ेगा तो हर एक चीज का रीजन समझ में आ रही है। इसमें कुछ रिजल्ट भी चलते थे, जैसे मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे यहां पर पूछ लेगा व्हाट विल बी द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल ले, इसकी हाफ mv², इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल ले, दोनों को घटा देगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम आता था, क्लियर है। और जैसे और थोड़ा सा रिजल्ट आता था कि सर सपोज एक मास m है, वो भी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, और दूसरा मास m है वो रेस्ट पर है। मैंने कहा ठीक है सर, इलास्टिक कोलिजन है, E बराबर 1, तो क्या होगा, ये A बॉडी ये B बॉडी, तो याद करो ये वाली रेस्ट पर आ जाती थी और B वाली सेम वेलोसिटी के साथ आगे मूव कर जाती थी। ये एक रिजल्ट था जिसको आप
ई की डेफिनेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो कि अगर सपोज दो इक्वल मास की बॉडी है और हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं कि मैं तुझे बोलूं सर ये मास है जो कि आगे 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और दूसरा मास m है जो पीछे 19 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ये बॉडी A है, ये बॉडी B है, E की वैल्यू 1 है, तो क्या होगा? तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में अगर मास सेम होता है तो वेलोसिटी की अदला बदली हो जाती है। क्लियर है? ये एक रिजल्ट था, शायद आपको याद होगा, वरना मैंने रिवीजन करा दिया। मतलब सर इलास्टिक कोलिजन मास सेम, हेड ऑन कोलिजन है, इसका मतलब ये वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, इसका मतलब ये A ये B टक्कर के बाद ये भागेगा पीछे 19 से और भैया ये भागेगा आगे 10 से। खत्म कहानी। एक रिजल्ट ये था। दूसरा रिजल्ट कि सर अगर सपोज एक पॉइंट मास V0 वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ठीक, और अपने से बहुत बड़े मास से टकरा गया, पहाड़ से टकरा गया, सपोज किसे टकरा गया? पहाड़ से टकरा गया या दीवार से टकरा गया, वॉल से, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, ठीक। तो फिर हम लोगों ने देखा प्रॉपर मोमेंटम कंजर्वेशन और की डेफिनेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट है वो मैं तो रिवीजन करा रहा हूं, ये टकरा के वापस आता है और ईवी से वापस आता है। कितने से वापस आता है भाई साहब? ईवी से। ये सवाल यहां पर भी है कि सर अगर ऊपर से एक पत्थर को छोड़ दिया यहां से और जब पत्थर जमीन पे गिरा उसकी वेलोसिटी सपोज V0 थी टकराने से पहले, तो वो कितने से ऊपर उठेगा? तो तुम बोलोगे कि सर वो ऊपर उठता था, कितने से उठता था ऊपर? EV0 से ऊपर उठता था। बात समझ में आ रही है? तो इस पे सवाल आ जाते हैं कि भाई साहब सपोज गिरने से पहले इसकी वेलोसिटी 100 थी और ई की वैल्यू हाफ है, तो कितने से उठेगा? 50 से उठेगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर नीचे आएगा, फिर टकराएगा, फिर 50 का फिर आधा हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन में ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए। सपोज मैंने ऐसा बोला कि यहां नीचे गिरते वक्त वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड थी और ई की वैल्यू हाफ है, बताओ क्या होगा? तो जैसे ई की वैल्यू हाफ है तो उसका मतलब अब जब उठेगा ना तो 50 से उठेगा, ये गया 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 गया, ये हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हुई, आया 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 और नीचे कितने से टकराएगा? 50 से। तो फिर ऊपर कितने से उठेगा? सर 25 से। फिर गया 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 गया, फिर नीचे कितने से गिरेगा? सब 25 से। तो वापस ऊपर कितने से उठेगा? सब 25 बटे तो 12.5 से। और इस हिसाब से इनफाइनाइट कोलिजन होते चले जाएंगे। मतलब सर पॉइंट मास को V वेलोसिटी साला फेंक के मार, ठीक। तो V वेलोसिटी के साथ अगर तू फेंक के मारेगा दीवार पर या किसी बहुत बड़े मास पर तो EV से वापस आएगा। खत्म कहानी। आसान मारिए, बस इतना याद रखना है। और कभी कभी हो सकता है दीवार भी मूव कर दे, जैसे क्वेश्चन ले, ये भी याद आ गया मुझे कि सपोज मैं वैसा बोलूं एक मास आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और एक वॉल है, ठीक, वो आगे जा रही है 6 मीटर पर सेकेंड से और इलास्टिक कोलिजन है। बताओ क्या होगा? ऐसे सवाल भी देखने के लिए मिलते थे। अच्छा सवाल याद आ गया कि सर बताओ क्या होगा टक्कर के बाद किसकी वेलोसिटी कितनी होगी? आप ये बताओ। इफ कोलिजन इज इलास्टिक, तुझे कुछ नहीं करना, तू ये बोल दीवार का मास तो बहुत ही बड़ा है, समुंदर के बराबर, ऐसे वो 6 मीटर पर सेकंड से जा रही है, उसको अगर तू हल्का सा छुआ भी देगा ना उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये तो आगे 6 मीटर पर सेकंड से ही मूव करेगी, ठीक। सर ये मैंने कहा यार इसके बारे में पता नहीं, तो मान ले इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? V हो गई है। मैंने कहा अब बता, तो चुपचाप E की डेफिनेशन लगा दे। E बराबर 1 है और क्या होता है E? सर E होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बटे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा? सर 6 माइनस V बटे अप्रोच कितने का है? ये 10, ये 6, 4। खत्म कहानी। सॉल्व करके अगर B पॉजिटिव आया तो जो डायरेक्शन है वो करेक्ट है, और अगर सपोज B निगेटिव आ गया तो इसका मतलब डायरेक्शन हमने क्या मानी है? गलत मान ली है। गलत नहीं मानी, मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। सवाल तेरा गलत नहीं होगा, सवाल तेरा सही होगा। अच्छा सर E की वैल्यू हाफ होती तो मैं यहां हाफ रख देता, खत्म कहानी, ठीक। इसमें मैंने देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं, तो बॉल के ऊपर जाके बैठ जाओ, देखो दीवार के ऊपर बैठ के बॉल कितनी वेलोसिटी से आ रही है उसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो उसके रेस्पेक्ट में उतनी वेलोसिटी से जाएगी, तो वो 2-2 बार रेस्पेक्ट करना पड़ जाता है, तो वहां पे सवाल गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए जमीन पे बैठ, चुपचाप देख और देख कितने से आई, जो नहीं पता वो मान ले, चुपचाप E की डेफिनेशन लगा दे, मस्त रहे, सारे सवाल बनेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास सवाल बनेंगे। क्लियर है भाई साहब? तो जैसे कि मुझे उम्मीद है चीजें तेरी समझ में आई होंगी। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हाँ कभी कभी इसमें ऐसा भी होता है, देख टेढ़ा फेंक के मार दिया हो कि सपोज यहां से ऐसे फेंक के मार दिया 10 मीटर पर सेकंड से, ये ले, ये सपोज हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, जैसे कैरम होता है ना, कैरम स्ट्राइकर मारते हैं,
पटाख से गया ऐसे, ठीक। और मैंने बोल दिया कि यार ये जो एंगल है सपोज 37 डिग्री, मैंने कहा अब बताओ क्या होगा, ठीक। यार सर ये तो श्योर है कि ये जब ऐसे आई है ना तो सर ये ऐसे चली जाएगी, सर ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे चली जाएगी, मुझे सारी बातें बताओ कैसे सॉल्व करोगे। तो मैं यहां पर आपको फॉर्मूला लिखा के रटवाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अक्सर जो बच्चे फॉर्मूला याद रखते हैं वो हैंडीकैप की तरफ ज्यादा जाते हैं कि हर चीज का फॉर्मूला अगर आप याद करोगे, नीट में तो ये चीज चल जाती है लेकिन आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज नहीं चल पाएगी, तो आपको कंसेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा। तो अगर सपोज एक बॉल को तूने इधर फेंक के मारा है 10 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी नीचे है 8 और आगे है 6, ठीक है सर। और मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर म्यू बराबर 0 है पहली बात, और कोलिजन में ई की वैल्यू सपोज मैंने कहती हाफ। मैंने कहा अब बता क्या होगा, तो तुम बोलोगे कि सर जब एक्स के बारे में बात करो तो वाई को भूल जाओ, और जब वाई के बारे में बात करो तो एक्स को भूल जाओ। मैंने कहा मतलब, बोले सर जब ये गेंद आई 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 जब ये बॉल यहां पर पहुंचेगी तो अगर आप इसकी एफबीडी बनाते हो तो सर इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना सर वो ऐसे लगेगा। मैंने कहा मतलब, बोले सर जब टकराया होगा तो ओनली द सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज नॉर्मल रिएक्शन, जो कि किस तरफ लगा सर, वो लगा वाई में। मैंने कहा यार वाई में लगा है, एक्स में लगा है क्या, बोले नहीं सर। मैं कहा जब एक्स में कोई फोर्स ही नहीं लगा तो एक्स में मोमेंटम कंजर्व होगा, और एक्स में मोमेंटम कंजर्व होगा तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी। तो अगर एक्स में वेलोसिटी इसकी 6 थी तो टक्कर के बाद भी 6 ही रहेगी, ठीक। सब वाई में, मतलब वाई में तू बता नीचे गिरा कितने से, सर 8 से, और ई की वैल्यू हाफ है, तो नीचे जब बी से टकराता था तो ई बी से उठता था, तो जब 8 से टकराएगा तो ऊपर कितने से उठेगा सर, ये 4 से उठेगा। खत्म सवाल। कोई बोले सर ये एंगल ना थीटा बताओ, मैंने कहा तो ये एंगल थीटा बता दे, फटाक से खेल, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी बटे हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी, जो पूछे वो निकाल दे। बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाते हैं, कुछ करना नहीं होता ऐसे सवालों में, बहुत सिंपल सवाल होते हैं। इसमें ऑब्लिक कोलिजन भी हो जाता है, ठीक है। ऑब्लिक कोलिजन मतलब अभी तो हेड ऑन कोलिजन था, मान ले अगला ऑब्लिक कोलिजन देख ले कि सपोज एक बॉडी है, ये आगे v नॉट वेलोसिटी के साथ जा रही है, और यहां पर एक दूसरी आइडेंटिकल गुलाबी बॉडी, ठीक। इसका मास भी m, इसका मास भी m, कोलिजन थोड़ी देर के लिए मान ले इलास्टिक, क्या होगा, ठीक। ये जाएगी, याद है ना कैरम खेलते थे कट मारते थे, कट एकदम मारी उधर चली गई, ठीक। तो ये वही है हेड ऑन कोलिजन का मतलब, जिधर लाइन ऑफ इंपैक्ट है उधर ही वेलोसिटी है, और ऑब्लिक कोलिजन का मतलब कि सर जब कोलिजन होने वाला होगा तो मैं अगर यहां पे डायग्राम बनाऊं तो सर डायग्राम अपना कुछ ऐसा बन गया होगा, लाइक दिस, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी होगी सर आगे v। ये जस्ट टक्कर से पहले का डायग्राम होगा, मतलब सब मतलब ये है कि यहां पर ये हो जाएगा सर LOI। LOI मतलब लाइन ऑफ इंपैक्ट, इसको LOC भी बोला जाता है, लाइन ऑफ कोलिजन। मतलब जब दोनों बॉडी एक दूसरे से टकरा रही थी तो जो कॉमन नॉर्मल वाली लाइन था, इस पे नॉर्मल इधर लगता, इस पे नॉर्मल इधर लगता, तो आप बोलोगे कि यस सर हम ये बात समझ गए, यहां पर सर ये LOI है, लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो अब ऑब्लिक कोलिजन में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब कोलिजन हुआ तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर LOI की तरफ ही नॉर्मल लगा, इस पे इधर लगेगा LOI की तरफ, इस पे इधर लगेगा LOI की तरफ, तो इसका मतलब जब मोमेंटम चेंज होगा इंडिविजुअल बॉडी का तो केवल लाइन ऑफ इंपैक्ट की तरफ ही होगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर तो कोई फोर्स लगाया नहीं। सपोज मैं ऐसा कह दूं थोड़ी देर के लिए कि ये वाला एंगल सपोज 30 डिग्री है, ठीक। तो शायद तुझे चीज दिख रही हो कि सर ये बॉडी जब इधर जा रही थी, मैं LOI एक बार इधर बना देता हूं फिर से, कहां गया ये, नहीं सही है, ये रहा कि सर अगर आप LOI फिर से यहां पर बना के एक बार देखें तो जो पीली वाली बॉडी थी उसकी वेलोसिटी थी सर आगे की तरफ v नॉट 30 डिग्री पर, ठीक। ये v नॉट, तो वो इधर कितनी वेलोसिटी है उसकी, सर इधर वेलोसिटी है उसकी v नॉट cos थीटा, ठीक। और इधर कितनी वेलोसिटी है सब v नॉट sin थीटा। मतलब सर देखो इधर वेलोसिटी हो जाएगी v नॉट sin थीटा और इधर वेलोसिटी हो जाएगी v नॉट cos थीटा। परफेक्ट, ठीक है सर। और सर ये वाली मैं कहूंगा यार ये वाली तो रेस्ट पर ही था,
अच्छा तो सर यहां पर बना लो, ये किस पे था सर? रेस्ट पे था। सर अब बताओ, मैंने कहा सुन, ध्यान से सुन, ठीक है, 2 मिनट फालतू ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। देख, जब कोलिजन हुआ, जो भी जिस पे फोर्स लगा, ए बॉडी पे बी बॉडी पे, एलओआई की तरफ लगा, हाँ सर, मैं तो कुछ मत कर, एलओआई की तरफ चुपचाप हेड ऑन कोलिजन कर दे। एलओआई की तरफ क्या कर दे? चुपचाप हेड ऑन कोलिजन कर दे। सर मतलब, मैंने कहा मतलब ये है कि टक्कर के बाद का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मैं यहां बना देता हूं टक्कर के बाद का डायग्राम। तुम बोलोगे कि सर देखो ये वाला, ये पीली वाली बॉडी इससे कितनी वेलोसिटी के साथ टकराई? सब v0 cos 30 से। मैं कहूंगा भैया इसको तू भूल जा सबको, तो बस ये बता दे ये रेस्ट पर है, दोनों का मास मैंने सेम मान लिया है, ये इससे टकराई है कितने से? सब v0 cos 30 से टकराई है। मैंने कहा हो गया सवाल, तो तू ये बता दे कि हेड ऑन कोलिजन में क्या हुआ करता था? तो बोलेगा सर हेड ऑन कोलिजन में ये हुआ करता था कि जब मास सेम और इलास्टिक कोलिजन होता था तो वेलोसिटी की अदला-बदली हो जाती थी। मतलब ये इससे टकराया v0 cos थीटा से, टकराने से पहले तो ये वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, इसका मतलब ये भागेगा इधर v0 cos 30 से, और ये वाले पार्टिकल की इधर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। क्लियर है? ठीक है, तो सर इधर क्या होगा? मैंने कहा अब तू इधर के बारे में बात कर। इस पे इधर कितना फोर्स लग रहा था? v0 sin 30। इस तरफ, सॉरी फोर्स नहीं, इसकी वेलोसिटी इधर कितनी थी? v0 sin 30। और उसकी उस तरफ कोई फोर्स नहीं लगा, उस पे फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लगा है। तो जब फोर्स नहीं लगा इस डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्व होगा, वेलोसिटी कंजर्व होगी। इसका मतलब ये वाला बंदा भाग जाएगा इस तरफ, कितनी वेलोसिटी के साथ? सब v0 cos 30 के साथ। तो सवाल आता है कि क्या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव कर जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट, मूव कर जाएंगे। कब? जब मास सेम है, इलास्टिक कोलिजन है। तेरे सामने यहां पर ये सिचुएशन दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट देख, जो ये ऑब्लिक कोलिजन पढ़ा ना, ये कोई नया कोलिजन नहीं है, ये सारा हेड ऑन ही कोलिजन है। बस तू एलओआई की तरफ लाइन ऑफ इंपैक्ट जब हेड ऑन कोलिजन लिखा दे, तो अगर तुझे सपोज कुछ काम की बातें लिखनी है तो खोपचा बना ले कहीं नोट्स में, ठीक है, और वहां ये चीज लिख दे कि जब भी ऑब्लिक कोलिजन मिले सबसे पहले एलओआई ड्रॉ करो, सारी वेलोसिटी को लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर तोड़ लो, और लाइन ऑफ इंपैक्ट की तरफ हेड ऑन कोलिजन लगा दो, खत्म सवाल। क्लियर है भाई साहब? ये तुझे अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही तू अप्लाई करेगा फटाक से तेरा सवाल क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। इसको नोट करना चाहे तो एक काम कर, नोट कर ले जल्दी से। देख लिया? एक काम कर, इस पे एक छोटा सवाल देखते हैं, अच्छा सवाल है, देखिए ना, ठीक, कि इलास्टिक कोलिजन में टक्कर के बाद क्या होगा? क्या बोलेगा? सर देखो कुछ मत करो, बहुत आराम से बता रहा हूं, मैक्सिमम 1 मिनट का सवाल है कंसेप्चुअली। सर ये 10√2 है, सबसे पहले एलओआई निकालो, लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये रही हमारी लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है? ठीक है सर, अब क्या करो? वेलोसिटी को तोड़ दो, इधर 10√2 है तो सर इधर हो जाएगी 10, इधर हो जाएगी 10। मैंने कहा ठीक है सर, ये 10 है तो इधर हो जाएगी 5 और इधर हो जाएगी कितनी? 10 sin 60 5√3। मतलब सर अगर ये एलओआई है तो एक बंदे की वेलोसिटी इधर है 10 और इधर है 10, ठीक? ये कौन सा है? सर ये 2 किलोग्राम वाला है, और यहां पर एक है 3 किलोग्राम वाला बंदा, इसकी वेलोसिटी आगे है 5 और इस तरफ है 5√3। ये डायग्राम बनाया मैंने जस्ट बिफोर कोलिजन का, और ई की वैल्यू कितनी है भाई साहब? सर ई की वैल्यू है 1। टक्कर के बाद अगर तू सॉल्व करना चाहता है तो ध्यान से देख, एक लाइन में कंसेप्चुअली सुन कि सर इसको तो भूल जाओ, क्योंकि जो भी नौटंकी घटी है ना वो इसी तरफ घटी, ठीक है सर? तो सर ये सवाल तो हेड ऑन कोलिजन हो गया, 2 किलोग्राम वाला 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, 3 किलोग्राम वाला 5 से जा रहा है, अभी सॉल्व किया था। तो तू याद कर कि सर अभी जब सॉल्व किया था तो हमें पता चला था कि 2 किलोग्राम वाले की वेलोसिटी तो हो जाती है शायद 4, और 3 किलोग्राम वाले बंदे की वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 9। मतलब ये हेड ऑन ही कोलिजन है। और सर ये वाली वेलोसिटी, भैया ये वाली वेलोसिटी जैसे पहले थी ये वाली वेलोसिटी ऐसे ही रहेगी। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप देख कैसे सवाल एकदम सॉल्व हो गया है। ये वन ऑफ द, ऑब्वियसली ये मुश्किल सवाल है, आसान सवाल नहीं है, लेकिन कंसेप्ट से देखेगा तो बहुत ही आसान है। तो खैर मुझे उम्मीद है कोलिजन हम लोगों ने काफी हद तक बहुत कम समय में रिवीजन कर लिया है। तो कोलिजन एक मेजॉरिटी वाला पार्ट होता है, जब भी आप पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो यहां पर हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देख लिया, अब इसमें आते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास के सवाल, जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं, वो भी देख लेते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1 d1
प्लस m2d2 बटे m1 प्लस m2। ठीक, अब इसमें सवाल आता है कि सर यहाँ 2 किलोग्राम का मास है, उधर 3 किलोग्राम का मास है, 2 किलोग्राम मास आगे 5 मीटर खिसक गया। ठीक, 2 किलोग्राम का मास आगे 5 मीटर खिसक गया, 5 किलोग्राम का मास आगे 4 मीटर खिसक गया, तो बताओ सेंटर ऑफ मास कितना खिसक जाएगा? जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। क्लियर है? मजा तो तब आता है ऐसे सवालों में जब मैं ऐसा बोलूं कि इफ, ध्यान से देखना, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। समझ मारिए, मैं लिख देता हूं क्या कि सर इफ एफ नेट जो है एक्सटर्नल वो 0 है अगर। ठीक, अच्छा सर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब मैं कहूंगा इसका मतलब ये हुआ कि सर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 मतलब F इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। अच्छा, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। अच्छा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर सेंटर ऑफ मास शुरू में रेस्ट पर है तो सेंटर ऑफ मास बाद में भी रेस्ट पर होगा। अगर वेलोसिटी शुरू में 0 है तो बाद में भी 0 होगी। तो इसका मतलब इफ इनिशियली सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, समझ मारिए, अगर शुरू में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो शुरू में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 ही होगी। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं भाग नहीं रहा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर क्या हो जाएगा? 0। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है कि सर m1d1 प्लस m2d2 प्रॉपर वेक्टर साइन के साथ क्या हो जाता है? 0। सर ऐसे सवाल मैंने कहा बहुत आते हैं, याद कर। क्वेश्चन नंबर 1 भैया, एक प्लेटफॉर्म है, सपोज इसका मास कह के थोड़ी देर के लिए m है और यहां पर एक दूसरा बंदा है, इसका मास m है और इसकी लेंथ l है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम किया करते थे कि आदमी चला और दूसरे कोने पे पहुंच गया, तो बता सेंटर ऑफ मास पीछे कितने, बताइए प्लेटफॉर्म जो है ये पीछे की तरफ कितना जाएगा? याद आ रहा है? स्टार्टिंग में खूब क्वेश्चन क्या करते थे, भाई साहब एक प्लेटफॉर्म है, ये यहां पर है और सपोज जो है आदमी ने क्या किया, ये ए पॉइंट है, मैं डायग्राम बनाता हूं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। जब आदमी आगे की तरफ चलेगा, जब भी हम कभी आगे तरफ चलते हैं तो जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, ऐसे पीछे की तरफ धकेलते हैं। ठीक, मैं ऐसे चलूंगा तो ऐसे धकेलते हैं, ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे 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 धकेलते हैं। तो जब वो प्लेटफॉर्म को पीछे की तरफ धकेलेगा तो प्लेटफॉर्म जाहिर सी बात है पीछे की तरफ चला जाएगा। अभी प्लेटफॉर्म का सेंटर ऑफ मास अगर यहां पर है तो थोड़ी देर के बाद डायग्राम कुछ ऐसा बन जाता है कि अगर आदमी बी पॉइंट पर यहां पर पहुंच गया तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पीछे की तरफ यहां चला जाता है। किसका सेंटर ऑफ मास? किसका 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 किसका? ये सेंटर ऑफ मास किसका है? प्लेटफॉर्म का। ठीक, तो पूछ लेता है कि सेंटर ऑफ मास जो प्लेटफॉर्म का पीछे कितने की तरफ, कितना पीछे गया है ये बता दो। अगर ये डिस्टेंस सपोज आपकी x है तो कुल मिला के x बता दो क्या होगा। इस टाइप के सवाल तूने खूब डील किए होंगे, खैर मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक, तो ऐसे सवालों का देख कंसेप्ट यही होता है कि अगर मैं आदमी और प्लेटफॉर्म को सिस्टम मान लूं तो देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, दोनों पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व। तू ये बोल सकता है या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जब शुरू में 0 थी तो हमेशा 0 रहेगी। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो तू लिख सकता है कि सर m1d1 प्लस m2d2 बराबर हो जाएगा 0। इसका मतलब m1 इसका मास, m2 इसका मास, तो m1d1 प्लस m2d2 बराबर 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम बराबर क्या होना है? 0 होना। तो सर कैसे करते थे ऐसे सवालों को? मैं तुझे अपना तरीका बता रहा हूं, ठीक है? हम सीधी बात बोल क्या कि सर मान ले प्लेटफॉर्म आगे x गया, क्या बोला मैंने? मान ले प्लेटफॉर्म आगे x गया, तो प्लेटफॉर्म के लिए डिस्प्लेसमेंट तूने कितना मान लिया? x, तो तू लिखेगा m इंटू x आगे की तरफ। ठीक है सर, प्लस अब प्लेटफॉर्म, सर आगे तो पीछे की तरफ, आप आगे क्यों मान? अबे मान लेना पीछे की तरफ, सॉरी मान लेना आगे की तरफ गया। अब यहाँ आंसर निगेटिव आ जाएगा, तू क्या टेंशन ले रहा है? इसको मिटा साले को, ये समझ तो आई है ना, तू हटा इसको। ठीक, तो जब आदमी यहां से यहां गया है, मान ले प्लेटफॉर्म आगे x गया, तो तू लिख सकता है कि सर मास m1d1, ठीक है सर। अब लिख आदमी के लिए प्लस m2d2, आदमी यहां से यहां पहुंच गया, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में कितना चला? l, और प्लेटफॉर्म आगे कितना गया है जो तूने माना है? x, तो आदमी ओवरऑल आगे कितना गया? सर l प्लस x बराबर 0। खत्म, कोई माइनस प्लस का लफड़ा नहीं होगा, हमेशा तेरा सवाल सही होगा, गलती होने के चांस ही नहीं है। सीधा बोलेगा सर सॉल्व करो, mm नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे x बराबर कितना निकल कर जाएगा? -l/2। खत्म सवाल।
हो गया सर। माइनस मतलब, अबे माइनस मतलब क्या हो गया, आगे ना जाके पीछे चला जाएगा। सवाल थोड़ी ना गलत होगा तेरा यहां पर, समझा बात मेरी। एक सवाल और करते हैं इस पर, ध्यान से दे। ये चीज बहुत इस्तेमाल होती है अक्सर। बुक में क्या गिवन होता है, मैं तेरे बुक वाला तरीका बता देता हूं। बुक में गिवन ये होता है अक्सर कि सर ये गया सब प्लेटफॉर्म गया पीछे x, ठीक। तो प्लेटफॉर्म के लिए ऐसे लिखते हैं -m1 इंटू x1, क्योंकि पीछे की तरफ गया हुआ है, या -m इंटू x। आदमी आगे कितना गया प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में l, और प्लेटफॉर्म खुद पीछे कितना गया x। तो इसका मतलब आदमी आगे कितना गया l माइनस एक्स बराबर 0। और जैसे कि तुझे लग रहा है यार इसमें थोड़ा प्लस माइनस की गलती होने के चांसेस है, इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा तू मान ले भैया आगे गया है, ऑटोमेटिक तेरा आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जैसे और क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं तुझे यहां पर बोलूं कि भाई साहब ये प्लेटफॉर्म है, सपोज इसका मास है 50 किलोग्राम, ठीक। यहां पर एक बंदा है, उसका मास भी है 50 किलो, ठीक है। और सपोज यहां पर दूसरा बंदा ही है 150 किलोग्राम का, मोटा है कोई यहां पर, ठीक। दोनों आए और दोनों सेंटर पर आ गए, सपोज इस जगह पे आ गए, ठीक। और अब पूछा जाए कि सपोज इसके दूर दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो बताओ ये जो तुम्हारा लाल वाला प्लेटफॉर्म है ये कितना किधर मूव करेगा, ठीक। दोनों पहले कोने पे थे, दोनों सेंटर पर आ गए। अब बता दो ये जो पूरा ये जो प्लेटफॉर्म है ये किधर मूव करेगा। तो सवाल करने का तरीका, मान ले कि आगे मूव करेगा, कितना मूव करेगा x। तो ये वाला बंदा चल के भैया यहां पहुंचा है, तो ये आगे कितना चला इसके रेस्पेक्ट में 5, और प्लेटफॉर्म खुद आगे कितना मान लिया तूने x। तो इसके लिए तू लिखेगा m1 x1, ठीक, प्लस लाल वाले के लिए प्लेटफॉर्म का मास कितना था सर 50, प्लेटफॉर्म आगे कितना गया x, m2 x2, ठीक। ठीक है सर। अब कौन बचा सर, ये वाला, ये 150 वाला। तो 150 वाला पीछे कितना आया 5 मीटर, और प्लेटफॉर्म आगे कितना गया x। तो बंदा आगे कितना गया x -5, आगे x पीछे 5 बराबर। सिंपल सवाल, बात समझ में आ रही है। इसी तर्ज पर जैसे वाला क्वेश्चन था, इस टाइप पे भी सवाल दे दिए जाते हैं कि भैया ऐसे ऐसे इंक्लाइन प्लेन था, इसका मास कह दिया 2m है, और यहां से एक m मास को क्या कर दिया, यहां से ड्रॉप कर दिया। अब यहां पे भी सवाल पूछ लेता है, ये अच्छा ही सवाल उठा लेते हैं, ठीक। पहला प्रश्न कि जब ये नीचे आएगा तो ये पीछे कितना जाएगा, अगर ये लेंथ l है तो, और ये लेंथ सपोज h है। दूसरा, जब ये नीचे आ जाएगा तो उसकी पीछे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। इस टाइप के सवाल यहां पे पूछे जाते हैं। मजे मजे, बहुत अच्छा सवाल आ गया, आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि सर जब ये नीचे आ जाएगा ना, सपोज ये वाला मास, तो इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ v1 होगी, तो सर इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ v2 होगी। तो पहले तो आप v1 v2 बताओ। इसको यहां से ड्रॉप कर दिया, इसका मास m है, इसका मास 2m है, ये नीचे आएगा, और सारे सरफेस जो है मैंने बोल दिया फ्रिक्शन लेस है, ठीक। तो जैसे ही नीचे आएगा पहुंचा होगा यहां पर। अब हम जानना चाहते हैं कि v1 v2 बता दे कितना होगा। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस तुझे ऐसे देखने के लिए मिलते हैं, तो वहां तू क्या बोलेगा, तू बोलेगा सर देखो स्टार्ट करो कंसेप्ट से। मैंने कहा चल सर, जब x के बारे में बात करो तो y को भूल जाओ। सर y में तो mg फोर्स लग रहा है, तो वो लफड़ा कर सकता है। x में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यहां पर भी फ्रिक्शन विक्शन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि p इनिशियल बराबर p फाइनल x में। मैंने बोला ठीक है यार, p इनिशियल बता। सर ये ड्रॉप किया था मतलब रेस्ट पर है, और सर ये भी रेस्ट पर है, तो इनिशियल मोमेंटम तो है सर 0। x में सर इसका मास m है, आगे वेलोसिटी v1 है, तो इसका मोमेंटम आगे की तरफ हो जाएगा mv1, और ये पीछे मूव कर रहा है 2m मास का, तो इसका मोमेंटम पीछे की तरफ हो जाएगा 2m इंटू v2। इक्वेशन नंबर 1, ठीक। पहला सवाल सर मतलब पहली इक्वेशन सर v1 v2 है, हमें तो 2 इक्वेशन चाहिए क्योंकि 2 वेरिएबल है। मैंने कहा दूसरी तो लगा दे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बोलेगा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, या वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये ऊपर से नीचे आ गया, h नीचे आ गया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा प्लस mgh। वर्क डन बाय नॉर्मल, याद रखना नॉर्मल का नेट वर्क डन हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक। इक्वल टू सर और कोई फ्रिक्शन विक्शन तो मौजूद है ही नहीं, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m v2 स्क्वायर। डब्बा नंबर 2 खत्म सवाल।
दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर ले, हो गया सवाल। देख कितना बढ़िया सवाल है। तेरा वर्क एनर्जी थ्योरम भी रिवीजन हो गया, तेरा जो है वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता है, नेट वर्क डन वो भी तुझे एक बार देखने के लिए मिल गया, मोमेंटम कंजर्वेशन भी तूने लगा दी। अब थोड़ा सेंटर मास के साथ भी खेल लेते हैं। तो तू ये बता इस सवाल में कि एक्स में कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं है। एक्स में सेंटर मास शुरू में रेस्ट पे था, हाँ, तो एक्स में सेंटर मास हमेशा रेस्ट पे रहेगा, हाँ, तो इसका मतलब एक्स में सेंटर मास मूव कर ही नहीं रहा। तो जो अच्छे बच्चे हैं ना वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, जरूर बताना इसका मतलब अगला सेंटेंस, मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इन दिस केस विल बी स्ट्रेट लाइन। समझ की बात कहां लेके जा रहे हो सर? सोच, मुझे उम्मीद है अब ये सेंटर मास दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बता, एक्स में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एक्स में मोमेंटम विल बी कंजर्व। जो सेंटर मास की वेलोसिटी शुरू में, वो सेंटर मास की वेलोसिटी बाद में। शुरू में सेंटर मास की वेलोसिटी 0, तो बाद में भी क्या रहनी है? 0। किस डायरेक्शन में? एक्स में। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास एक्स में तो मूव कर ही नहीं रहा, मूव करेगा तो वाई में करेगा। तो कोई चीज अगर एक्स में मूव नहीं कर रही, ओनली वाई में मूव कर रही है, तो इसका मतलब कैसे चलेगा भाई साहब मोशन? उसका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो सोच, जेईई एडवांस के लिए कितना शानदार सवाल है। इसमें तुझसे ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, सेंटर ऑफ मास के अंदर घुस के पूछ सकता है। तो सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का यहां पे वर्टिकली डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन मोशन में आ रहा है। हमारी बात सर, इसका मतलब वर्टिकली आ रहा है क्या? वर्टिकल आएगा ना। क्यों सर? देख, इसका 2m मास क्या हवा में उड़ गया? नहीं, तो 2m मास तो वही का वही है, ना गड्ढे में घुसा ना हवा में उड़ा। तो जब y के बारे में बात कर तो x को भूल जा, थोड़ा y पे आ जा। तो y में इसका क्या है डिस्प्लेसमेंट? सर 0 है। y में इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन y cm m1 y1 प्लस m2 y2 बटे m1 प्लस m2। इसका डिस्प्लेसमेंट 0, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ y, तो इसका मतलब ओवरऑल सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ आ जाएगा। और कोई बोला कितना आ जाएगा? तू बता दे यहां पर, y सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट, ठीक, क्या बोलेगा सर? m1 y1 नीचे कितना आया सर? h प्लस m2 y2 बटे m1 प्लस m2। कितना बढ़िया सवाल निकल गया कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट जब तक ये ऊपर से नीचे ना आया, नीचे की तरफ h/3 होगा। ठीक, अब ये और खेलो और खेलो। खैर ये सब चीजें तो जेईई एडवांस ने आज तक नहीं पूछी, पता नहीं क्यों नहीं पूछी। ठीक, बी प्रिपेयर्ड, कभी भी पूछी जा सकती है। ठीक, पूछता क्या है? पूछता ये है कि भैया ये बता दो, जब ये नीचे आ गया तो ये पीछे कितना जाएगा? जब ये नीचे आ गया तो पीछे कितना जाएगा? तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स में क्या होना है? 0 होना है। तो मान ले ये आगे की तरफ एक्स गया, पीछे जाने की तरफ मान ले ये आगे की तरफ एक्स गया, तो तू इसके लिए लिखेगा 2m इंटू एक्स प्लस ये वाला बंदा इसके रेस्पेक्ट में आगे कितना चला? L चला, तो जमीन के रेस्पेक्ट में कितना चलेगा? L प्लस एक्स इंटू एम बराबर 0। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अगेन जब तू सॉल्व करेगा तो एक्स की वैल्यू मुझे लग रहा है -L/3 कुछ निकल गया। कितना आ रहा है? हाँ ठीक है, -L/3 टाइप निकल के आ रहा है। इसका मतलब जब ये यहां पहुंचेगा तो माइनस मतलब पीछे, ये 2m वाला पीछे चला जाएगा L/3। तो x में ये भी मूव कर रहा है, x में इसका सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है, लेकिन x में पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है। y में इसका सेंटर ऑफ मास नीचे मूव कर रहा है, y में इसका सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं है, तो y में ओवरऑल सेंटर ऑफ मास नीचे मूव कर। मुझे उम्मीद है सेंटर ऑफ मास की फील आ गई होगी मेरे भाई। इससे कम समय में पॉसिबल नहीं है। कभी फील लेनी हो तो भाई अपने जो भी हम लोगों ने इतनी मेहनत करके जो भी सेंटर ऑफ मास पूरा चैप्टर पढ़ाया है तो वो जरूर आप देखिएगा वहां पे। मुझे लग रहा है टाइम बहुत हो रहा है, इससे ज़्यादा मैं खींच नहीं सकता चैप्टर को। ठीक है, बातें तो और भी बहुत सारी थी। जैसे एक सवाल और आ जाता है कि भाई स्प्रिंग टाइप के सवाल भी आ जाते थे। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा एक सवाल और तुमको रिकॉल करा देता हूँ थोड़ा सा, कि सपोज एक स्प्रिंग है और इस तरीके से मास रख दिया है, ये 6m है और ये 3m है। सपोज इसकी वेलोसिटी आगे देती 10 मीटर पर सेकेंड, k की वैल्यू मैंने बोल दी कि एग्जांपल के तौर पे 100 है। ठीक, तो बता दो कि कब मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एलोंगेशन होगा स्प्रिंग के अंदर। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग।
ठीक, तो ऐसे सवालों में आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि जब दोनों बंदों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, जब इसकी वेलोसिटी भी v है, इसकी वेलोसिटी भी v है, तब हम बोल देते हैं कि स्प्रिंग का जो कंप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो कुछ नहीं कर, यहां और यहां जब तू दोनों को सिस्टम मान लेगा तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, और फिर लगा दे वर्क एनर्जी थ्योरम, सॉल्व करके प्यार मोहब्बत से आंसर निकाल ले। जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं बड़े आराम से, सर इनिशियल मोमेंटम बराबर 3m गुणे में 10 प्लस 0 बराबर 3m इंटू वी प्लस 6m इंटू वी, कैंसिल आउट कर देगा तो v निकल के आ जाएगा 30/9। ठीक, तो यहां तुझे b निकल का गया है। सपोज स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन x है, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, वर्क डन बाय नॉर्मल 0, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बराबर -12 के x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कि हो जाएगा हाफ 3m प्लस 6m इंटू 30/9 का स्क्वायर, ये तेरी हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ 3m इंटू 10 का स्क्वायर। खत्म सवाल। ये कुछ नहीं किया मैंने, वर्क एनर्जी थ्योरम बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहां पे लिख दिया है। इसी सवाल को करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, जो कि आप लोग जी एडवांस से पहले पढ़ना, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे सवाल एक ही लाइन में आ जाता है, उससे डायरेक्ट एक स्टेटमेंट आ जाता है जो कि मैं बोल देता हूं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर जो है आपने शायद पता नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ाओ, क्योंकि ये आर्टिकल अक्सर इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है, कुछ लोग पढ़ते हैं कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के आर्टिकल से अगर मैं सीधा डायरेक्ट इस्तेमाल करूं तो वर्क डन बाई यहां पर स्प्रिंग फोर्स होता है -12 के x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब हम लिखते हैं तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा हाफ म्यू v रिलेटिव फाइनल का स्क्वायर माइनस बी रिलेटिव इनिशियल का स्क्वायर। जिन लोगों ने पढ़ा है वो समझ गए होंगे यहां पर कि यहां पर म्यू होता है रेड्यूस मास 3m 6m, तो म्यू होता है m1 m2 बटे m1 प्लस m2, वो यहां वैल्यू पुट कर देना। v रिलेटिव फाइनल तेरा 0 हो जाता है, v रिलेटिव इनिशियल तेरा 10 है। लेकिन ये एक रट्टा मार फॉर्मूला है, अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो ये आप कर सकते हो, तो ये बहुत रिस्की भी है। अगर सपोज ये फॉर्मूला आप भूल गए तो नहीं कर सकते, इसलिए मैं अक्सर इस बात पे फोकस करता हूं कि आप कंसेप्ट पे फोकस करो, ताकि कोई फॉर्मूला भूले तो आप लौट के वापस आ सको। कंसेप्ट यही कहता है, मोमेंटम कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, मस्त रहे। क्लियर है? तो यार इससे ज्यादा यार मन तो खैर जो है ऑब्वियसली टाइम का कंस्ट्रेंट है, इससे ज्यादा मैं लेक्चर ले नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि एक सवा घंटे के अंदर खत्म करना था, शायद 1.5 घंटे तक जा चुकी है कहानी। तो कुल मिला के सेंटोमास में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटोमास भी देख लिया है, वेलोसिटी ऑफ सेंटोमास भी देख ली, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटोमास भी देख लिया, नेट एफ इक्वल टू ma लगाना भी सीख लिया, मोमेंटम के साथ भी देख लिया, कोलिजन भी देख लिया, इलास्टिक भी देख लिया, इनइलास्टिक भी देख लिया, परफेक्ट इनइलास्टिक भी देख लिया, ऑब्लिक कोलिजन भी देख लिया, ठीक, वॉल से टकराने वाला भी देख लिया है, और यहाँ पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के सवाल भी देख लिए हैं। और इससे पहले और क्या पढ़ लेते भाई साहब यहाँ पर, हाँ ये सेंटोमास का मोशन भी देख चुके हैं भैया। इससे कम समय में पॉसिबल नहीं है इससे ज्यादा कर पाना। बाकी चीजें आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहो, टिके रहो। मैं आपसे यही बोलूंगा, जस्ट डू योर बेस्ट। टेक केयर, मिलते हैं अगली सीरीज में किसी दिन।